नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल पर। काफ़ी दिनों बाद आज एक मैराथन क्लास होगी। ये क्लास होगी अपने गणित शिक्षण विधियों की, जो रीट लेवल फर्स्ट के 4 क्वेश्चन आते हैं 8 नंबरों के। तो ये PYQ की क्लास है, जो अपनी पब्लिकेशन की PYQ जो बुक है, गणित के सारे जो आपके चैप्टर है वो हम देखेंगे। PYQ चाहे CTET में हो, चाहे अदर टेट में हो, या अपने रीट में पूछे गए हो, तो सारे क्वेश्चन होंगे, वो भी एक्सप्लेन सहित, व्याख्या सहित ये सवाल होंगे। अगर आप इस क्लास को अच्छा रेस्पॉन्स देते हो तो मैं फिर इंग्लिश की, हिंदी की, सामाजिक की, विज्ञान की, आपके जो भी टॉपिक वाइज PYQ ये बुक है वो सारे मैं करवाऊँगा। अगर इस क्लास को आप आगे से आगे शेयर करते हो और अच्छा रेस्पॉन्स देते हो, कमेंट करते हो बढ़िया पॉजिटिव, तो मैं आपके लिए आगे की अदर जो सब्जेक्ट है वो भी मैं देखूँगा। मैराथन क्लास होगी अपनी ये, तो इस क्लास को एंड तक आपको जरूर देखना है, लाइक करना है इस क्लास को जरूर। चलिए शुरुआत करते हैं पहला टॉपिक से, गणित विषय की शिक्षण विधियाँ। इससे जुड़ा हुआ अपना पहला सवाल जो पूछा गया था रीट L1 2025 में, अभी जो रीट प्री एग्जाम हुआ था उसमें ये सवाल आया है। एक्सप्लेन सहित ये क्वेश्चन होंगे बेहतरीन, तो आपको क्लास में बने रहना है। पहला सवाल है, निम्न में से किस गणित शिक्षण विधि में करके सीखने के सिद्धांत को महत्व दिया गया। करके सीखने का सिद्धांत है वो प्रयोगशाला विधि में। आपको 4 क्वेश्चन प्राप्त करने हैं, तो ये एक्सप्लेन जो साथ में है उनसे और जो क्वेश्चन है हूबहू एक दो सवाल मिल सकते हैं देखने को, नहीं तो वो एक्सप्लेन है वो सारे आपके सवाल है वो इस क्लास से बाहर नहीं जाने वाले हैं, तो सारे ये टॉपिक है वो कवर होंगे इस क्लास में। तो इसके अलावा आपको कहीं और देखने की, भटकने की ज़रूरत ही नहीं है। गणित शिक्षण विधि में करके सीखने का सिद्धांत है वो प्रयोगशाला विधि का है। अब प्रयोगशाला विधि क्या है, एक्सप्लेन देखते हैं। प्रयोगशाला विधि क्या है, निरीक्षण करो और सीखो, करो और सीखो के सिद्धांत पर आधारित है ये। प्रयोगशाला विधि में छात्रों को स्वयं खोजने का और उनकी मानसिक शक्तियों के विकास का अवसर मिलता है। प्रयोगशाला विधि का उपयोग कहाँ कर सकते हैं, रेखागणित में, त्रिकोणमिति में और मेंसुरेशन आदि के शिक्षण में उपयुक्त है। ये सवाल बन सकता है, प्रयोगशाला विधि का रेखागणित में प्रयोग कर सकते हो, त्रिकोणमिति में, मेंसुरेशन में। ज्यामिति में जो रचनात्मक कार्य है उनके लिए प्रयोगशाला विधि का प्रयोग उचित है। और व्याख्यान विधि जो सबसे प्राचीन है, जो इसमें ऑप्शन में दे रखे हैं, उनके बारे में भी ये एक्सप्लेन है। ह्यूरिस्टिक विधि के जनक हेनरी हार्वर्ड आर्मस्ट्रांग माने जाते हैं। और ह्यूरिस्टिक विधि को अन्वेषण विधि भी कहते हैं, और अनुसंधान विधि या स्वयं ज्ञान विधि भी कहते हैं। ये अन्वेषण है, इसका खोज अनुसंधान विधि भी इसको कहा जा सकता है, लेकिन उपागम आ जाए तो वो फिर आपके आंसर है वो चेंज हो जाता है। ये केवल विधि की बात हो रही है। जेरोम बुर्नर है, उपागम खोज उपागम आ जाए तो जेरोम बुर्नर करना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सूक्ष्म शिक्षण है उसका विकास किया। ये भी रीट L1 2025 में सवाल आया। डब्ल्यू एलन ने सूक्ष्म शिक्षण का विकास किया, कब किया, 1961 में। यह स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में DW एलन और उनके सहयोगियों द्वारा इसका विकास किया गया था। ये माइक्रो टीचिंग जिसे हम कहते हैं, यह शिक्षक प्रशिक्षण की एक तकनीक है जिसका उद्देश्य शिक्षण कौशल को विकसित करना और सुधारना है। अगला सवाल है, आगमन विधि निम्न शिक्षण सूत्र पर आधारित है। ये L2 में 2025 में आया अभी। आगमन विधि कौन से सूत्र पर आधारित है, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है, विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है, उदाहरण से नियम की ओर चलती है, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर चलती है। तो इसमें जो सही है वो ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र है, इसका सही दे रखा है। अब आगमन विधि के सूत्र कौन कौन से हैं जरूर देखिएगा, यहाँ से एक सवाल जरूर आपके सूत्रों से जरूर देखने को मिलेगा। उदाहरण से नियम की ओर एक ये सूत्र है आगमन विधि का, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर चलती है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलेगी, विशिष्ट से सामान्य की ओर चलेगी, यानी विशिष्ट इसमें उदाहरण होता है और सामान्य नियम होता है, और सरल से जटिल की ओर चलेगी, ज्ञात से अज्ञात की ओर, अज्ञात से नहीं, ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी उदाहरण ज्ञात होते हैं फिर अज्ञात नियम होते हैं, मूर्त से अमूर्त की ओर चलेगी ये। तो ये सूत्र है आगमन विधि के। इसकी विपरीत निगमन होती हैं, ये उल्टे सिद्धांत उस निगमन विधि में कार्य करते हैं, और यही सिद्धांत है जो विश्लेषण विधि में संश्लेषण विधि में ये सूत्र सेम है संश्लेषण के, और विश्लेषण और निगमन दोनों एक समान है। अगला क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में उच्च प्राथमिक स्तर तक सूत्र स्थापना के लिए उपयुक्त विधि है वो कौन सी है। उच्च प्राथमिक स्तर पूछा है तो वो होगी आगमन विधि। यह रीट L2 2025 में सवाल आया, यानी प्रारंभिक स्तर तक आगमन विधि है वो बढ़िया विधि मानी जाती है। आगमन विधि के सोपान आपको ध्यान में रखना है, इनके 4 सोपान होते हैं, चरण होते हैं। पहला है
सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत करना, फिर उस उदाहरण के आधार पर निरीक्षण करना यानी नियम निष्कासन, और उसके बाद नियमों की सत्यता निर्धारित करना जिसे सामान्यीकरण कहते हैं, नॉर्मलाइजेशन, और उसके बाद नियमों की सत्यता की पुष्टि करना यानी हम परीक्षण करते हैं फिर। तो ये इस प्रकार ये 4 सोपान है, निगमन के भी ये 4 सोपान होते हैं। नेक्स्ट सवाल है जो रीट L2 में पूछा है, छोटी कक्षाओं में गणित की निरस्तता को दूर करना है तो उपयुक्त शिक्षण विधि खेल और मनोरंजन विधि। इस क्लास से आपको बाहर गणित के जो 4 क्वेश्चन है वो देखने को नहीं मिलेंगे बाहर। रीट L2 वाले भी जो आपके गणित के सवाल है वो भी ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार सवाल सारे पूछे गए हैं, तो रीट L2 वाले भी गणित या शिक्षण विद्या जरूर देख सकते हैं, जो आपके 10 क्वेश्चन 20 नंबर को कहते हैं, तो इस क्लास से आपको जरूर देखने को मिल जाएगी। खेल के महत्व को स्वीकार करके सर्वप्रथम महान शिक्षा शास्त्री जो फ्रोबेल थे, उन्होंने प्राथमिक शिक्षा को पूर्ण रूपेण खेल केंद्रित बनाने का प्रयत्न किया। खेल विधि प्रारंभ करने का श्रेय किनको है? हेनरी कॉल्डवेल कुक। इन्होंने जो प्ले वे इनकी पुस्तक है वो लिखी, उसमें खेल का महत्व बताया इन्होंने। मारी मेंटरश्री क्या कहती है कि खेल प्रकृति का शिक्षा देने का साधन है और बालक की शिक्षा उसकी प्रकृति के अनुसार होनी चाहिए। खेल प्रकृति का शिक्षा देने का साधन है प्रकृति द्वारा, तो बालक की शिक्षा है वो प्रकृति के अनुसार होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से कौन सा समस्या समाधान विधि का गुण नहीं है? ये ग्रेड 3 L2 2023 में सवाल आया था। कौन सा समस्या समाधान विधि का गुण नहीं है? तो इसमें जो समय की बचत है ये कोई गुण नहीं हुआ समस्या समाधान विधि का, ये नेगेटिव पॉइंट है इसका। शिक्षार्थी केंद्रित विधि है समस्या समाधान। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में भी सहायक है और वैज्ञानिक विधि में ये प्रशिक्षण देती है। समस्या समाधान विधि से बालकों में तर्क और निर्णय लेकर किसी समस्या को सुलझाने की क्षमता का विकास करना है, ये मेन टारगेट रहता है इसका। अब समस्या समाधान विधि के गुण कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो ये शिक्षार्थी केंद्रित विधि है समस्या समाधान, क्योंकि समस्या करते हैं, समस्या का समाधान करते हैं तो शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय रहते हैं। यह छात्रों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में सहायक है, इसके माध्यम से छात्रों का वैज्ञानिक विधि से प्रशिक्षण होता है। उच्च गणित के अध्ययन में सहायक है ये। बालकों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का विकास होता है। इस विधि से बालकों में सही चिंतन और तर्क का समुचित प्रयोग करने की आदत पड़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, आपकी कक्षा के कुछ विद्यार्थियों का गणित के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण है। ये ग्रेड 3 लेवल फर्स्ट 2023 में सवाल आया। गणित के प्रति कई विद्यार्थियों के नकारात्मक दृष्टिकोण है, तो आप इसे दूर करने के लिए क्या करेंगे? तो आपको करना है शिक्षण विधि में सुधार अपने। सूक्ष्म से स्थूल की ओर यह सूत्र भी गलत है, तो इसका तो प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। उनसे नए आयाम स्थापित करने के लिए कहेंगे, नहीं पहले से कोई नए आयाम जाते ही क्लास में, तो वो तो और दूर भागेंगे गणित से। निराश विद्यार्थी से मुंह मोड़ने लगेंगे, ये तो बिल्कुल ही नेगेटिव पॉइंट है। तो ऑप्शन 3 है वो पॉजिटिव पॉइंट दिख रहा है। विलियम किलपैट्रिक जो हैं उन्होंने गणित शिक्षण की किस पद्धति के संस्थापक है? तो इन्होंने विलियम किलपैट्रिक ने प्रायोजना विधि है उसका निर्माण किया। ये जॉन ड्यूवी के शिष्य थे। जॉन ड्यूवी ने बालक के शिक्षण के लिए प्रयोजना विधि पर बल दिया 1908 ईस्वी में। फिर इस प्रयोजना विधि के जनक या प्रतिपादक विलियम किलपैट्रिक माने जाते हैं। सर्वप्रथम विचार तो इनका है, लेकिन इनके शिष्य थे ये किलपैट्रिक, इन्होंने इसको आगे बढ़ाया और ये जनक माने जाते हैं। प्रोजेक्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिकी मनोवैज्ञानिक रिचर्ड ने 1900 ईस्वी में किया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोजेक्ट शब्द का प्रयोग है, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे रिचर्ड, उन्होंने 1900 ईस्वी में किया। प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? रीट L2 2022 में ये सवाल आया। प्रयोगशाला विधि आधारित है करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। प्रयोगशाला विधि करके सीखने या क्रिया से सीखने के सिद्धांत पर आधारित है ये। इस विधि में बालक स्वयं गणित की प्रयोगशाला में उपलब्ध यंत्रों, उपकरणों और अन्य सामग्री की सहायता से गणित के तथ्य, नियम, सिद्धांत, संबंध या सत्यता की जांच करते हैं। खर्चीली साबित होती है लेकिन सब कुछ गणित सिखा देती है ये विधि। किस शिक्षण विधि में करके सीखना और अवलोकन द्वारा सीखना सिद्धांत की पालना होती है? प्रयोगशाला विधि में करके सीखते हैं बच्चे और अवलोकन द्वारा सीखना इसमें शामिल होता है, शिक्षक अवलोकन करते हैं। प्रयोगशाला विधि के आपको लाभ देखने हैं, बेनिफिट देखने हैं। प्रयोगशाला में सीखा हुआ ज्ञान स्थायी होगा, हमेशा ध्यान रखना, करके सीखना ज्ञान स्थायी होता है। उसके प्रायोगिक उपयोग की संभावनाएं भी अधिक होती है इसमें। छात्रों में निरीक्षण और तर्क करने की क्षमता का विकास होता है। इस विधि द्वारा छात्रों की जो प्रयोग करने की भावना है उसको प्रोत्साहन मिलता है। इस विधि से जो ज्ञान प्राप्त होता है वह सक्रिय रहता है और स्थूल तथ्यों पर आधारित होता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह विधि अत्यंत उपयोगी है, यानी यह मनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका ज्ञान चित्रकला में सर्वाधिक सहायक है? चित्रकला में रेखागणित में आपको ध्यान है आकृतियाँ बनानी पड़ती है, तो चित्रकला में आकृतियाँ बनती है, तो रेखागणित है वो सर्वाधिक उपयुक्त होगी इन बाकी के गणित के
जो पार्ट है उनसे रेखागणित का ज़्यादा बेनिफिट होता है चित्रकला में। रीट L2 2022 का सवाल है, किस विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हुए हम गणित में सूत्रों की रचना करते हैं? विशिष्ट से सामान्य, यह आगमन विधि का सूत्र है, नियम है। रीट L2 में सवाल आया था। आगमन विधि की विशेषता है, आगमन विधि द्वारा जो ज्ञान है वो बालक की शिक्षा और विकास के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि विशिष्ट उदाहरणों के निरीक्षण के आधार पर बालक के नियमीकरण, सामान्यीकरण, सूत्र निर्धारण आदि की प्रक्रियाओं का अभ्यास हो जाता है। यानी विशिष्ट इसमें क्या होता है? उदाहरण। इस विधि से गणित के नए नियम, नए संबंध, नवीन निष्कर्ष, नवीन सिद्धांत आदि ज्ञात किए जा सकते हैं, और इस विधि से बालकों में जो गणित के प्रति जो रुचि है, इंटरेस्ट है, वो बना रहता है, और नवीन ज्ञान को सीखने के लिए उत्सुकता में वृद्धि होती है। विद्यार्थी नियमों, सूत्रों और संबंधों को ज्ञात करने के आधारभूत जो सिद्धांत है उनसे परिचित रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है, रीट L1 2022 में वर्त का क्षेत्रफल बढ़ाने की सबसे उपयुक्त विधि है। वर्त का क्षेत्रफल बढ़ाना है तो प्रयोगशाला विधि, क्योंकि प्रयोगशाला में सारे उपकरण आपको देखने को मिलेंगे। वर्त का क्षेत्रफल आप आराम से बढ़ा सकोगे। ज्यामिति में विभिन्न त्रिभुजों, चार भुजाओं की आकृतियों, वृत्तों आदि की प्रायोगिक जानकारी विद्यार्थी प्रयोगशाला में माप कर सकते हैं, क्योंकि प्रयोगशाला में उपकरणों की सहायता से विद्यार्थियों को वस्तुओं, चित्रों आदि के आकार के बारे में सही ज्ञान मिलता है। जीवन में इनका व्यावहारिक उपयोग है वो संभव है, क्योंकि प्रयोगशाला में वो मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ते हैं, तो ये शिक्षण सूत्र काम में लेते हैं, तो बच्चे आसानी से सीखते हैं। अगला सवाल है, गणित शिक्षण की कौन सी विधि है जिसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं, जिसमें खोज करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है? विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं। रीट L2 2021 में सवाल, समस्या के विभिन्न पक्षों का विच्छेदन करने को ही विश्लेषण की संज्ञा दी जाती, यानी विच्छेदन करना है, उनको तोड़ना है, विश्लेषण करना है। अब इस विधि के शिक्षण सूत्र है, देख लो आप। सामान्य से विशिष्ट की ओर चलेगी, अज्ञात से ज्ञात की ओर चलेगी, अमूर्त से मूर्त की ओर चलेगी, निष्कर्ष से तथ्य की ओर चलती है, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर चलती है। यानी सूत्र तो विपरीत है अमनोवैज्ञानिक की तरह। प्राथमिक स्तर पर खेल खेल में गणित शिक्षण कराने के लिए कौन सी व्यवस्था लागू नहीं होती है? तो इसमें व्याख्यान विधि प्राथमिक स्तर पर तो बिल्कुल काम में नहीं लेनी है। खेल विधि है जिनके प्रवर्तक हेनरी कॉल्डवेल कुक माने जाते हैं। किंडरगार्टन विधि है वो फ्रेडरिक फ्रोबेल की है। मॉन्टेसरी विधि डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी की है। डाल्टन विधि है वो है एलन पार्क हर्स्ट की। अगला सवाल है, विद्यालय में ज्यामिति पढ़ाने के लिए संश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग निम्न के पश्चात किया जाना चाहिए। विश्लेषण और संश्लेषण दोनों साथ में प्रयोग होती है। पहले विश्लेषण फिर संश्लेषण होता है, तो पहले विश्लेषण करने के बाद संश्लेषण विधि का प्रयोग करना है। रीट L2 2018 का सवाल है। अब इनके बारे में तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। विश्लेषणात्मक विधि, इस विधि से खोज करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है। इसमें बालक को तर्क और निर्णय लेने के अवसर भी उपलब्ध होते हैं। इसमें अध्यापक विद्यार्थी दोनों ही चिंतन क्रिया में भाग लेते हैं, यानी दोनों ही सक्रिय रहते हैं। ये एक सजीव और रोचक विधि मानी जाती है। विश्लेषण का अर्थ है कि किसी समस्या या साध्य को उसके विभिन्न भागों में विभाजित करना, यानी तोड़ना, उन वस्तुओं को अलग अलग जो एक साथ हैं उनको अलग अलग करना। फिर उसके बाद संश्लेषण, ये भी साथ में चलेगी इसके। ये क्या है? इसमें खोज किए वो तथ्यों को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं, यानी जो बिखरे पड़े हैं उनको वापस इकट्ठा करना। इसमें केवल बालक की स्मृति पर जोर पड़ता है। अच्छा पॉइंट है, देख लीजिए आप जरूर इसको। इसमें शिष्य है वो निष्क्रिय रहते हैं, अध्यापक का चिंतन इसमें क्रियाशील रहता है। ये एक नीरस और निर्जीव विधि है। संश्लेषण का अर्थ है कि समस्या या साध्य के विभिन्न भागों को एकत्रित कर लक्ष्य की ओर अग्रसर होना, उन वस्तुओं को एक साथ करना जो अलग है, यानी विश्लेषण द्वारा अलग किए हुए उनको वापस एक करना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि को औपचारिक और कक्षा व्यवस्था में प्रयोग करना कठिन है? औपचारिक कक्षा व्यवस्था में प्रयोग करना कठिन है प्रयोजना विधि को। प्रयोजना विधि के गुण देख लीजिए पहले। ये विधि मनोवैज्ञानिक विधि है। इस विधि में बालक करके सीखने के सिद्धांत का प्रयोग करता है। प्रोजेक्ट विधि है वो क्रियात्मक पक्ष को अधिक महत्व देती है। प्रोजेक्ट विधि समवाय के सिद्धांत पर आधारित है। प्रयोजना विधि एक ऐसी विधि है जो सभी को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, तो ये बहुत अच्छी विधि मानी जाती है, लेकिन खर्चीली ज़्यादा है। कौन सी नवाचारी शिक्षण विधि में शिक्षण के उद्देश्यों के सभी घटकों का समावेश होता है? सभी घटक है शिक्षण के उद्देश्य है उनका मस्तिष्क उद्वेलन, यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग। ये रीट L2 2018 में सवाल है। मस्तिष्क उद्वेलन ये क्या है? यह एक ऐसी शिक्षण विधि है जिसमें विद्यार्थियों को किसी समस्या, विषय या प्रश्न पर खुले दिमाग से अधिक विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसमें विचारों की संख्या और रचनात्मकता पर भी बल दिया जाता है।
न कि विचार की तुरंत सत्यता या असत्यता पर। इसमें रचनात्मकता और विचारों की संख्या पर बल होता है। आगमन विधि का एक शिक्षण सूत्र है, इनमें से कौन सा? आगमन विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है, ये सूत्र है। ज्ञात से अज्ञात की ओर आगमन विधि का शिक्षण सूत्र है। अब आगमन विधि के बारे में प्रोफेसर जे के मेहता है, वो क्या कहते हैं? आर्थिक घटनाओं के कारण एवं परिणामों के संबंध के आधार पर जो नियमीकरण करना है वो आगमन विधि कहलाएगी। आर्थिक घटनाओं के कारण और परिणामों के संबंध के आधार पर, यह प्रोफेसर जे के मेहता का कथन है। लैंडन क्या कहते हैं? जब कभी छात्रों के सम्मुख अनेक तथ्य, उदाहरण, क्रियाएं और वस्तुएं प्रस्तुत करते हैं और उसके पश्चात बालकों से स्वयं उनके निष्कर्ष निकलवाने का प्रयत्न करते हैं, तो इस शिक्षण विधि को आगमन विधि कहता है। ये सबसे बढ़िया परिभाषा है लैंडन की, और यही आगमन विधि इसी प्रकार कार्य करती है कि छात्रों के सम्मुख पहले तो उदाहरण, क्रियाएं, वस्तुएं प्रस्तुत करेंगी, तो तभी तो यह विशिष्ट से सामान्य, मूर्त से अमूर्त, ज्ञात से अज्ञात इस प्रकार चलती है। इसके पश्चात बालक फिर स्वयं उनसे निष्कर्ष निकालेगा, तो यह आगमन विधि है। अगला क्वेश्चन है, समवाय के सिद्धांत द्वारा शिक्षण किस विधि द्वारा कराया जाता है? समवाय के सिद्धांत है वो परियोजना विधि में। परियोजना विधि समवाय के सिद्धांत पर आधारित है। निरीक्षण करो और सीखो के सिद्धांत पर आधारित कौन सी विधि है? प्रयोगशाला विधि। निरीक्षण करें और सीखें। निम्न में से कौन सी जो शिक्षण विधि है वो मानसिक निष्कर्षों को महत्व प्रदान करती है? मानसिक निष्कर्षों को समस्या समाधान विधि महत्व ज़्यादा देती है, क्योंकि इसमें माइंड ज़्यादा काम करेगा। समस्या समाधान विधि मानसिक निष्कर्षों को महत्व देती है। थॉमस प्रिस्क महोदय क्या कहते हैं? व्याख्यान तथ्यों, सिद्धांतों या अन्य संबंधों का प्रतिपादन है जिनको शिक्षक अपने सुनने वालों को समझाना चाहता है। गणित में आगमन विधि उपयुक्त है। रीड 2 का क्वेश्चन, सूत्र स्थापना के लिए सूत्र की स्थापना करना है तो आगमन विधि, यानी उदाहरण से नियम की ओर, तो बालक सूत्र स्थापित कर देते हैं। आगमन विधि के गुण हैं, इस विधि द्वारा ज्ञान स्थायी होता है, यह पहला गुण है। आगमन विधि द्वारा जो ज्ञान होगा वो स्थायी होगा, क्योंकि ये विभिन्न उदाहरणों पर आधारित है। इसमें बालक सदैव नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुक बना रहता है। इसमें बालक की तर्क, विचार और निर्णय शक्ति का विकास होता है। इसमें बालक है वो रुचि लेगा, जिससे विषय उसको सरल लग जाएगा, सरल बन जाता विषय। यह बालक की सूक्ष्म बुद्धि और सूझ की वृद्धि के लिए उपयोगी है। गणित शिक्षण में विश्लेषण विधि किस शिक्षण सूत्र पर आधारित होती है? विश्लेषण विधि है अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है। विश्लेषण विधि का प्रयोग निम्न अवस्थाओं में होता है। अंक गणित में नवीन समस्याओं को हल करने में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अंक गणित में जो नवीन समस्याएं हल करनी है तो विश्लेषण विधि। बीज गणित में जो समीकरण है उनसे संबंधित क्वेश्चन है वो हल करने में, और रेखा गणित में किसी साध्य को हल करने में। खेल विधि के जन्मदाता है फ्रोबेल महोदय। खेल विधि के जन्मदाता है वो फ्रोबेल है, फ्रेडरिक फ्रोबेल। इन्होंने किंडरगार्टन पद्धति की अवधारणा विकसित की थी। किंडरगार्टन का अर्थ है बच्चों का एक बगीचा, जहाँ वे खेलते समय सीखते हैं। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बचपन में रचनात्मक खेल और आत्म गतिविधियों को महत्व दिया। मारिया मॉन्टेसरी क्या कहती है? खेल प्रकृति का शिक्षा देने का साधन है और बालक की शिक्षा उसकी प्रकृति के अनुसार होनी चाहिए। ये दूसरी बार हम पढ़ रहे हैं। शब्द करिकुलम है, रीड L1 2022 में ये सवाल आया था कि शब्द जो करिकुलम है वो किस भाषा से दिया गया है? ये लैटिन भाषा का शब्द है। दौड़ने का मैदान। करिकुलम या पाठ्यचर्या शब्द लैटिन भाषा का शब्द क्यूरेरे से लिया गया, इसका मतलब है दौड़ना। तो पाठ्यचर्या का मतलब हुआ कि किसी खास मकसद या गंतव्य तक पहुंचने के लिए चलाया जाने वाला पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम शब्द से तात्पर्य है अध्ययन, अध्यापन की स्थितियों और परिस्थितियों से है। ये एक ऐसा संसाधन है जो अध्यापक एवं विद्यार्थी के लिए मार्गदर्शन का कार्य करता है। कनिंघम महोदय की सबसे बढ़िया पाठ्यक्रम की परिभाषा आती है कि पाठ्यक्रम एक कलाकार के हाथ में वह साधन है जिसके माध्यम से वह अपनी चित्रशाला में अपनी सामग्री को अपने आदर्शों के अनुसार ढालता है। ये कनिंघम महोदय की बहुत अच्छी परिभाषा आपको जरूर याद रखनी चाहिए। एक बालक दिए गए माप के आधार पर एक त्रिभुज की रचना कर पाता है, तो बालक की इस गतिविधि द्वारा किस मुख्य उद्देश्य की पूर्ति होती है? कौशल की। त्रिभुज की रचना कर पाता है तो वो कौशल उद्देश्य की पूर्ति हुई है। कौशल एक प्रतिभा या क्षमता है जो प्रशिक्षण या अभ्यास से आता है। रेखा गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ये सभी है। गणितीय उपकरणों के प्रयोग और मापन का ज्ञान कराना, छात्रों में रचनात्मक कल्पना शक्ति का विकास करना, छात्रों में वस्तु प्रेक्षण शक्ति का विकास करना। रेखा गणित शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य देख लो आप। पहला है छात्रों में रचनात्मक कल्पना शक्ति का विकास करना,
छात्रों में यथार्थता, शुद्धता, स्पष्टता से मौलिक सिद्धांतों को समझने की क्षमता पैदा करना। छात्रों में रेखागणितीय तथ्यों, सिद्धांतों को आधार बनाकर तर्कपूर्ण ढंग से सोचने की आदत डालना। छात्रों में वस्तु प्रेक्षण शक्ति का विकास करना और छात्रों में ज्यामितीय तथ्य, संबंध, निष्कर्ष, उनका विश्लेषण और संश्लेषण करने की क्षमता पैदा करना। किस विधि में कुछ नया प्राप्त करने के लिए विभिन्न कथनों या भागों के संयोजन की प्रक्रिया के सिद्धांत की पालना होती है। संयोजन यानी जोड़ना, तो वो हमेशा संश्लेषण में हुआ। संश्लेषणात्मक विधि की विशेषता है, विधि सरल, सूक्ष्म, क्रमबद्ध है। किसी भी गणित संबंधी हल को संगठित रूप से प्रस्तुत करने के लिए एक उपयोगी विधि है। इस विधि द्वारा प्रस्तुत हल उपपत्ति छात्रों को सहज ही समझ में आ जाती हैं, क्योंकि इस विधि द्वारा प्रस्तुत हल और उपपत्ति का प्रत्येक पद ज्ञात तथ्यों और सिद्धांतों पर आधारित होता है। किस विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हुए हम गणित में सूत्रों की रचना करते हैं? आगमन विधि। सवाल यहीं इर्द गिर्द घूमते हैं, आपको ज़्यादा डरने की बात है नहीं, क्योंकि शिक्षण विधियों के सवाल अगर फैक्ट आधारित आ गए तो थोड़े कठिन आ गए, अप्लाई आधारित आ गए तो आप जरूर कर दोगे। आगमन हमारे मस्तिष्क की एक विशेष प्रक्रिया है जो विशिष्ट वस्तुओं से निरीक्षण द्वारा हमें सामान्य, सत्य अथवा सिद्धांत की ओर ले जाती है। निम्न में से किसका ज्ञान चित्रकला में सर्वाधिक सहायक है? रेखागणित। रेखागणित के माध्यम से छात्रों में दैनिक जीवन से संबंधित ज्यामितीय समस्याओं को हल करने की क्षमता का विकास होता है। रेखागणित छात्रों को ज्यामितीय आकृति को बनाना, नापना, क्षेत्रफलों, आयतनों आदि को ज्ञात करना और जीवन में उनका प्रयोग करने की योग्यता पैदा करना, ये रेखागणित शिक्षण के उद्देश्य है। गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है, तो ये कथन है गैलीलियो का। गैलीलियो संपूर्ण ब्रह्मांड है। अन्य परिभाषा देखो, परिभाषाओं से जरूर एक सवाल देखने को मिल सकता है, तो गणित की परिभाषा है तो जरूर जानना चाहिए आपको। हॉगबेन क्या कहते हैं? गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। हॉगबेन दर्पण है, ऐसा आप याद कर लो। गिब्स के अनुसार गणित एक भाषा है। गिब्स क्या कहते हैं? गणित एक भाषा है। बेकन, गणित सभी विज्ञानों का मुख्य द्वार एवं कुंजी है। बेकन तो कुंजी है। कांट महोदय कहते हैं कि एक प्राकृतिक विज्ञान केवल उसी स्थिति में विज्ञान है जब तक इसका स्वरूप गणितीय है। आगमन विधि उपयुक्त है सूत्र स्थापना के लिए, ये हम पढ़ चुके हैं आगमन के बारे में। आगमन विधि शिक्षण सूत्र स्थापना के लिए उपयुक्त है। भिन्न की योग संकल्पना के पाठ पर योजना बनाते समय शिक्षक पट्टी मोड़ने वाली गतिविधि का प्रयोग कर रहा है। ये सीटेट में इस प्रकार सवाल आते हैं। शिक्षक पट्टी मोड़ने वाली गतिविधि का प्रयोग कर रहा है, ये कुछ गतिविधि है पट्टी मोड़ने की। तो ये गतिविधि किस पर आधारित है? यह विषय वस्तु से पूर्व की गतिविधि है, विषय वस्तु पेश करने से पहले की गतिविधि है, यानी उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है, आगमन विधि का प्रयोग कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 9th में निर्देशांक ज्यामिति परिचय कराने के लिए उपयुक्त उपागम है वो कौन सा है? समस्या समाधान। समस्या समाधान विधि बालकों में तर्क, निर्णय लेकर किसी समस्या को सुलझाने की क्षमता का विकास करती है। लेविन क्या कहते हैं? व्यक्ति एवं उसका वातावरण जैसा वह देखता है, अनुभव करता है और समझता है। एक विद्यार्थी निम्न उदाहरणों का अवलोकन करता है, इतना बड़ा उदाहरण दिया है और फिर निष्कर्ष निकालता है, तो ये निष्कर्ष निकालने की उपयुक्त पद्धति कौन सी? ये निष्कर्ष निकाला है ये सारे उदाहरण से, तो पहले उदाहरण पेश किया है फिर नियम बनाया, तो ये आप जरूर आंसर बता दोगे, तो ये आगमन विधि होगी, आगमनात्मक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक चरण पोलिया द्वारा दिए गए समस्या समाधान के चरणों में से नहीं है? पोलिया भी चरण देकर गया है समस्या समाधान के और रटना हमको पड़ रहा है। सीटेट L1 2022 में सवाल आया, पोलिया ने इसमें से एक चरण नहीं दिया था, पुनः योजना बनाना, ये नहीं दिया। समस्या समझना, योजना बनाना, योजना का संचालन, ये सारे चरण हैं। इनके चरण 5 थे समस्या समाधान के, इन्होंने दिए। सबसे पहले समस्या में दिए गए तथ्यों और उनके संबंधों को समझना, फिर विश्लेषण करना, फिर संभावित हल खोजना और हल को प्राप्त करने के लिए सही गणना करना, समस्या का हल ज्ञात करना और पुनः उसकी जांच करना। निम्न में से किस टीम यानी दल शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त तर्क आधार के रूप में शामिल किया जा सकता है? टीम शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त तर्क आधार बताना है, तो वो है ये विविध सुविज्ञता वाले विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाता है। दल शिक्षण के उद्देश्य देखो, दल शिक्षण यानी शिक्षक मिलकर के पढ़ाते हैं। शिक्षकों के विशेषज्ञता का लाभ उठाकर शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करना, छात्रों को विभिन्न विषयों की आधुनिक जानकारी प्रदान करना, छात्रों में सामाजिक और शैक्षिक विकास को बढ़ावा देना। अगला सवाल है, गणित के सूत्रों की स्थापना हेतु उपयुक्त विधि है वो है कौन सी है? संश्लेषण विधि। इसमें से जो सूत्र स्थापना है वो संश्लेषण से होते हैं, पहले विश्लेषण फिर वापस इकट्ठा करके संश्लेषण बनता है, तो सूत्र स्थापित होता है। तो ये जो परिभाषा यहाँ आगमन विधि की है,
तो ये संश्लेषण भी सूत्र स्थापित करता है। शिक्षण की एक विधि जिसमें विद्यार्थी स्वयं अन्वेषक के रूप में कार्य करते हैं और समस्याओं का समाधान करते हैं, तो वो अनुसंधान विधि है। अच्छा टेट का सवाल है। अनुसंधान विधि में बालक संज्ञानात्मक शक्तियों का प्रयोग करके तथ्यों का अवलोकन, अध्ययन व परीक्षण करते हुए समस्या का समाधान करता है। हर्बर्ट स्पेंसर जो ये सारे सूत्र देने वाला है, उन्होंने क्या कहा है, एक बालक को कम से कम हो सके बताया जाए और अधिक से अधिक स्वयं खोज के लिए अवसर दिया जाए। ये कथन इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे जो गणित के सूत्र है वो हर्बर्ट स्पेंसर की देन है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, ये सारे सूत्र जो दिए हैं वो इन्होंने दिए हैं। अनुसंधान विधि के उद्देश्य देख लो। छात्रों में वैज्ञानिक प्रवृत्तियों का विकास करना, छात्रों को अन्वेषण और अनुसंधानकर्ता के रूप में पहचानना, छात्रों को स्वयं ज्ञान, सत्य, तथ्यों को खोज करने के लिए उपयुक्त वातावरण और मौके प्रदान करना। इनका कथन आपको ध्यान में रखना। एक बालक को कम से कम हो सके बताया जाए और अधिक से अधिक स्वयं खोज के लिए अवसर दिया जाए। ये सवाल आ चुका है। विश्लेषण विधि का प्रयोग होता है, इनमें सभी से किसी साध्य को हल करना है। रेखा गणित में किसी रचना का कार्य करना हो, जब अंक गणित में किसी नई समस्या को हल करना हो तो हम विश्लेषण विधि का प्रयोग करते हैं। इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। ये सारे हैं जो ऑप्शन में आए हैं, वो सारी विशेषताएं। हम आगमन विधि से शिक्षण करते समय अग्रसर रहते हैं। आगमन विधि में हम अग्रसर रहते हैं, विशेष से सामान्य की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ये सारे सूत्र प्रयोग होते हैं। यह मनोवैज्ञानिक विधि है आगमन। गणित में सूत्रों की स्थापना हेतु उपयुक्त विधि है संश्लेषण। दोबारा सवाल आया। अब ये संश्लेषण की उपयुक्त परिभाषा याद रखी है। संश्लेषण का अर्थ है वस्तु जिसको छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया हो, उन भागों को पुनः मिलाकर रखने पर अपने रूप में पुनः परिवर्तित कर देना, या खंडित समस्या या वस्तु को पुनः एकत्रित कर सम्मुख रखना, वो संश्लेषण है, यानी सूत्र स्थापित कर देती है। संश्लेषण विधि के सोपान है समस्या के आधार का ज्ञान कराना, समस्या का ज्ञान कराना, समस्या का हल प्रस्तुत करना और गणित में सूत्रों की स्थापना हेतु ये सबसे उपयुक्त विधि। अज्ञात से ज्ञात की ओर ये किस विधि में अग्रसर है? विश्लेषण में। किसी भी वस्तु या समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में प्रस्तुत करना, या उस वस्तु या समस्या का विच्छेदन करना, टुकड़े करना, वो है विश्लेषण। स्वयं सीखने की विधि को गणित में किस अन्य नाम से जाना जाता है? अन्वेषण विधि, यानी खोज विधि। अन्वेषण विधि में बालक है वो संज्ञानात्मक शक्तियों का प्रयोग करके तथ्यों का अवलोकन, अध्ययन, परीक्षण करते हुए समस्या समाधान यानी निष्कर्ष प्राप्त करता है। आर्मस्ट्रॉन्ग क्या कह रहे हैं कि इस विधि में एक बालक को अच्छे खोजकर्ता या अनुसंधानकर्ता के रूप में देखा जाना चाहिए। आगमन विधि अन्वेषण विधि या जो यूरिस्टिक विधि है, इसके जनक हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग है। निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र निगमन विधि से संबंधित नहीं है? अज्ञात से ज्ञात की ओर, यहीं से संबंधित नहीं है। सामान्य से विशेष इसमें प्रयोग होता है, नियम से उदाहरण, सूक्ष्म से स्थूल, ये प्रयोग में लिए जाते हैं। अज्ञात से ज्ञात इसका नहीं है। निम्न में से कौन सा परियोजना विधि का मुख्य सिद्धांत नहीं है? रट कर याद करना, ये कोई सिद्धांत नहीं है इसका। करके सीखना, बिल्कुल जीवन से सीखना, विद्यार्थियों को सहयोग और शास्त्र से सीखना, ये इसके सिद्धांत है। परियोजना विधि के जनक विलियम किलपैट्रिक यहाँ पढ़ चुके हैं। परियोजना विधि के सिद्धांत देख लो आप। उद्देश्य पूर्णता का सिद्धांत, क्रियाशीलता यानी करके सीखने का सिद्धांत, अनुभव आधारित सामाजिक परिवेश पर, वास्तविकता का सिद्धांत है, और स्वतंत्रता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, विद्यार्थियों के सहयोग और शास्त्र से सीखना, ये इसके सिद्धांत है परियोजना विधि के। निम्न में से किस गणित शिक्षण विधि में प्रक्रिया के छोटे छोटे भागों को मिलाकर एक संयुक्त इकाई के रूप में प्रस्तुत किया जाता है? संश्लेषण विधि में। इसके गुण देख लो। इस विधि द्वारा जो प्रस्तुत हल है वो बालकों की समझ में सहज रूप में आ जाता है। प्रमाण संक्षिप्त और सुंदर ढंग से दिए जाते हैं, और इस विधि द्वारा जो किए गए हल है वो छोटे, क्रमबद्ध और सरल होते हैं, यानी नियम स्थापित हो जाते हैं। प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर किस शिक्षण विधि से संबंधित है? उल्टा सिद्धांत प्रमाण से प्रत्यक्ष। निगमन विधि का प्रयोग करते समय अध्यापक छात्रों को गणित की विशेष सामग्री के सूत्र और नियम बता देते हैं, जिनका उपयोग छात्र प्रश्नों को हल करने के में करते हैं। यानी पहले सूत्र और नियम बता देते हैं, फिर छात्र हल करते हैं। निगमन विधि का प्रयोग मुख्य रूप से बीज गणित, त्रिकोणमिति और रेखा गणित में प्रयोग किया जाता है। अब समांतर श्रेणी है, उसका सूत्र समझाना है तो सबसे उपयुक्त विधि होगी आगमनात्मक विधि। इनमें से सबसे उपयुक्त होगी। सूत्र समझाना तो पहले उदाहरण पेश करने पड़ेंगे जो आगमनात्मक विधि में प्रयोग किए जाते हैं। विशिष्ट उदाहरणों से सामान्यकरण की ओर बढ़ना ये जाना जाता है आगमन विधि। जो ऐसी क्या कह रहे हैं? आगमन विशेष दृष्टांतों की सहायता से सामान्य नियमों को विधिपूर्वक प्राप्त करने की क्रिया है। आगमन विधि के सोपान देख लो, 4 है। उदाहरण प्रस्तुत करना, निरीक्षण, नियमीकरण और अंत में परीक्षण। हल करने की ये विधि है, यानी पहले नियम बताया है A/B = C/D, फिर उदाहरण दिया है। तो ये कौन सी विधि प्रयोग में ले रहे हैं?
ये संश्लेषित विधि। संश्लेषण विधि का इसमें प्रयोग किया है। गणित शिक्षण में ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं तो आगमन विधि प्रयोग में आती है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। अगला सवाल है, किसी छात्र को विभिन्न ज्यामितीय समतल आकृतियां देकर सदृश आकृतियों का समूह बनाने के लिए कहा गया तो उसे निम्न प्रक्रिया का पालन करना होगा, कौन सा क्रम सही है? ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, तो इसमें सही क्रम सजाना है। सबसे पहले तो स्पष्टीकरण होगा और फिर विश्लेषण होगा, उसके बाद संक्षिप्तीकरण होगा, अंत में निगमन होगा। वह नीले क्या कह रहे हैं? वह नीले सिद्धांत के अनुसार ज्यामितीय अध्ययन से सोचा समझ के 5 स्तर होते हैं। पहले स्पष्टीकरण, फिर विश्लेषण, फिर संक्षिप्तीकरण, फिर निगमन और अंत में कठोरता। कक्षा में अधिगम की गतिविधि आयोजित करने में अत्यंत प्रभावशाली कारक निम्न में से कौन सा हो सकता है? अभिप्रेरणा। गणित शिक्षण की विधि जो छोटी कक्षाओं को पढ़ाने के लिए उपयुक्त नहीं है तो वो व्याख्यान विधि बिल्कुल भी नहीं है। व्याख्यान विधि क्या है? शिक्षक केंद्रित है और अमनोवैज्ञानिक है, बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली है, नहीं है। अन्वेषण विधि को और किस नाम से जाना जाता है? ह्यूरिस्टिक विधि इसको कहा जाता है। अन्वेषण विधि के अन्य नाम और देख लो, अनुसंधान विधि भी है, खोज विधि भी है, जनक हेनरी आर्मस्ट्रांग है। इसके सोपान देखो 5 है। समस्या की उपस्थिति सबसे पहले, फिर तथ्यों की खोज, फिर परिकल्पनाओं का निर्माण, परिकल्पनाओं का परीक्षण होता है और सिद्धांतों का निर्माण होता है। निम्न में से कौन सी क्रिया आधारित शिक्षण विधि नहीं है? व्याख्यान विधि। इसमें क्रिया बिल्कुल नहीं होती है, छात्र निष्क्रिय होते रहते हैं इसमें। निम्न में से कौन सी विधि देखो, सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है? प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि क्या है? शिक्षण की विधि जिसमें शिक्षक किसी अवधारणा, कौशल, प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से समझने के लिए दृश्य उपकरणों का उपयोग करते हुए छात्रों को करके सीखने के अनुभव प्रदान करती है, जिससे वे अवधारणा को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। 60वां क्वेश्चन है, बीजगणितीय सूत्र का अधिगम है वो है व्यापीकरण। गणन संख्याओं का ज्ञान है वो किस विधि द्वारा बच्चों को सिखाया जाता है? खेल विधि द्वारा। बाल जीवन में बालक खेलों को अत्यधिक महत्व देता है, तो प्राथमिक स्तर पर खेल विधि उपयुक्त होगी। खेलों के माध्यम से जोड़, बाकी, गुणा, भाग बालक आसानी से सीख लेगा। प्रत्येक अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं। प्राथमिक स्तर पर इसे सिद्ध करने के लिए किस पद्धति का पालन किया जाना चाहिए? आगमनात्मक। गणित में ज्यामिति के शिक्षण हेतु सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? विश्लेषण विधि। ज्यामिति के शिक्षण हेतु विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि के सोपान है समस्या की प्रस्तुति, अनुभूति, विश्लेषण, क्रमबद्ध रूप से फिर हल। विश्लेषण विधि को बीजगणित की समस्याओं, समीकरणों, रेखा गणित की प्रमेयों को सिद्ध करने में सर्वाधिक श्रेष्ठ माना जाता है इसको। एक शिक्षक ने अपनी कक्षा में गणित पढ़ाने के लिए रोल प्ले पद्धति का उपयोग किया तो इसका लक्ष्य क्या है? विचारों को जगाना। जब छात्र को किसी नवीन समस्या को हल करना होता है तब वह प्रयोग करता है विश्लेषण विधि का। ज्ञात से अज्ञात की ओर किस विधि में जाते हैं? संश्लेषण विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं। सोच की वृद्धि और गणितीय संकल्पनाओं के विकास के बीच एक निकट संबंध को किसमें स्थापित किया जाता है? स्थापित किया जाता है अनुसंधान में। अनुसंधान विधि के सिद्धांत देखो, क्रियाशीलता का, स्वानुभव द्वारा, पूर्व अनुभवों के प्रयोग का, सत्यापन का, प्रेरणा का, रुचि का, स्वतंत्रता का। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग होता है? निगमन विधि में। सामान्य से विशिष्ट की ओर जाती है। रीट L1 2012 में सवाल R-TET उसमें था। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निगमन विधि में प्रयोग होता है। इसके सिद्धांत है सामान्य से विशिष्ट, अज्ञात से ज्ञात, सूक्ष्म से स्थूल। ये बड़ी कक्षाओं के लिए उपयुक्त है और मौलिकता की अपेक्षा इसमें अनुकरण पर ज़्यादा बल दिया जाता है। यह मनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है और मानसिक शक्तियों का विकास ना होकर इसमें रटने की आदत पड़ जाती है, जिससे स्मरण शक्ति का इससे विकास होगा। निगमन विधि आगमन विधि के बिल्कुल विपरीत व पूरक है। यह साथ में प्रयोग ली जाती है, लेकिन यह है नियम, इसके जो सूत्र है वो बिल्कुल विपरीत है। गणित में किस विधि में हम प्राय सूत्र और नियमों की सहायता लेते हैं? निगमन विधि में। गणित में निगमन विधि में देखो के भाटिया और बी डी भाटिया के अनुसार निगमन विधि में हम एक परिभाषा, सामान्य नियम या सूत्र को मान लेते हैं और उसे विशिष्ट उदाहरणों या परिस्थितियों में लागू करते हैं। इस प्रकार नियम यथार्थ तथ्यों की व्याख्या करने के साधन होते हैं। निगमन विधि डिक्यूटिव मेथड विधि में अध्यापक छात्रों को पहले से ही एक सूत्र अथवा नियम बता देता है और छात्र अभ्यास द्वारा इस नियम की सत्यता जानने का प्रयत्न करता है। इस विधि में सामान्य से विशेष और सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलते हैं। तो ये अपना पहला टॉपिक था जो गणित विषय की जो शिक्षण विद्या है
मुख्य रूप से विश्लेषण, संश्लेषण, आगमन, निगमन, ये 4 विधियाँ हैं। इन 4 विधियों में इसके अलावा प्रयोजना भी है, प्रदर्शन भी है और दल शिक्षण भी आई। और इसके अलावा जो ये विधियाँ खेल विधियाँ हैं, तो ये सारी विधियों के जुड़े हुए क्वेश्चन इस पहले आपके टॉपिक से एक्सप्लेन सहित हमने देखे हैं। आशा करता हूँ ये जो पहला टॉपिक है इससे जुड़े हुए सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। एक्सप्लेन भी उतना ही बेहतरीन था। सारे सवाल कहीं ना कहीं मिले जुले सवाल थे और आपको ये आप पढ़ ले तो आपको एक अपना समझ विकसित हो जाती है अपने माइंड में कि किस प्रकार आंसर आपको निकालने हैं। और ज़रूर इस जो ये मैराथन क्लास है अपना टॉपिक वाइज ये गणित की, L2 वालों के भी ये टॉपिक सेम है तो वहाँ भी ये काम आने वाली है और L1 वालों के लिए भी काम आने वाली है। तो आप अच्छा रेस्पॉन्स देते हो, अच्छी प्रतिक्रिया मिलती है, अच्छे कमेंट मिलते हैं, तो मैं आपके लिए ये जो सारी जो बुक है वो टॉपिक वाइज सारे सब्जेक्ट में कवर कराऊंगा। तो आप ज़रूर इस क्लास में आपको बने रहना है एंड तक और सपोर्ट करना है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अपने चैनल को। मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा एग्ज़ाम तक। सेकंड टॉपिक है अपना गणित शिक्षण के उपागम। इस टॉपिक से जुड़े हुए सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन सहित PYQ है। ये पहला सवाल है जो पूछा गया था रीट L1 2025 में। गणित में जो सारणी बनाना है वो किस विशेष उद्देश्य के अंतर्गत आता है? सारणी बनाना तो इसमें कौशल है, वो उद्देश्य की पूर्ति हो रही है, कौशल उद्देश्य के अंतर्गत सारणी बनाना आता है। किसी विशिष्ट कार्य को कुशलतापूर्वक करने की क्षमता कौशल कहलाता है। ये ज्ञान, प्रशिक्षण, अनुभव और अभ्यास के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। अगला सवाल है जो पूछा गया था रीट L1 में। यद्यपि गणित है वो तर्कशास्त्र की एक शाखा नहीं है, फिर भी यह तर्कपूर्ण भाषा है। ये कथन देने वाला है बर्ट्रैंड रसेल। महावीर आचार्य क्या कह रहे हैं कि लौकिक, वैदिक तथा सामाजिक जो भी व्यापार है उन सब में गणित का उपयोग है। हॉगबैन कह रहे हैं कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। बर्नार्ड शॉ के अनुसार तार्किक चिंतन के लिए गणित एक शक्तिशाली साधन है। और प्रोफेसर किम्बल यंग के अनुसार यदि विज्ञान का आधार स्तंभ गणित हटा दिया जाए तो संपूर्ण भौतिक सभ्यता निसंदेह नष्ट हो जाएगी। रोजर बेकन कह रहे हैं कि गणित सभी विज्ञानों का प्रवेश द्वार और कुंजी है। गणित की प्रकृति है वो किस प्रकार की है? रीट L2 2025 गणित है वो एक तार्किक है। गणित की प्रकृति के बारे में, गणित तार्किक है, गणित गणनाओं का विज्ञान है, अंकों का विज्ञान है। गणित ही एक ऐसा विषय है जिसमें बच्चों को अपनी तर्क शक्ति, विचार शक्ति, अनुशासन, आत्मविश्वास और भावनाओं पर नियंत्रण रखने का प्रशिक्षण मिलता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों को मिलाकर बनी है। तो इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित किया गया है। ये कथन किसने कहा है? मार्शल एस स्टोन ने। बेंजामिन पियर्स क्या कर रहे हैं? गणित एक ऐसा विज्ञान है जो आवश्यक निष्कर्ष पर पहुंचता है। इस मात्रा से पता करा दो, पियर्स निष्कर्ष। निम्न में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति को प्रतिबिंबित नहीं करता है? गणित में सामान्यीकरण का क्षेत्र सीमित नहीं, गणित व्यापक है। गणित में ज्ञान स्पष्ट, तार्किक, गणित के नियम, सिद्धांत, सूत्र सार्वभौमिक और गणित की भाषा सुपरिभाषित होती है। ये सत्य है। एक गणित संबंधित बुक है, श्री CV भीमशंकरन ने अपनी पुस्तक मैथमेटिक्स एजुकेशन में गणित की प्रकृति के बारे में लिखा है कि गणित के नियम, सिद्धांत, सूत्र सार्वभौमिक है, गणित की परिभाषा सुपरिभाषित होती है, यह परिमाणात्मक है और ये क्रम तथा माप की भाषा है तथा उसके द्वारा तार्किक संबंधों को स्पष्ट किया जा सकता है। यह अंतर्राष्ट्रीय है, यह अमूर्त है, प्रतिरूपों का अध्ययन है और गणित को अमूर्त विचारों और आकृतियों का विज्ञान है वो कहा जाता है। अमूर्त विचार, आकृतियों का विज्ञान। कौन सा उपागम शिक्षार्थी केंद्रित उपागम है? आगमन उपागम। तो इसमें आगमन उपागम है वो शिक्षार्थी केंद्रित है, उपागम है। अगला सवाल है NCF 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों की सोचने की प्रक्रिया का गणितीकरण करना। NCF 2005 क्या कह रहा है कि गणित शिक्षण के मुख्य उद्देश्य NCF 2005 के अनुसार कि विद्यार्थियों में तर्क करने, समस्या सुलझाने और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण विकसित करना, गणनात्मक
क्षमता, मापन, ज्यामिति, सांख्यिकी आदि की मूलभूत समझ और प्रयोगात्मक ज्ञान विकसित करना। गणित को बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़ना ताकि वह यह समझ सके कि गणित उनके जीवन में कैसे सहायक हो। बच्चों की सोचने की प्रक्रिया का गणितीकरण करना और रटने के बजाय मूलभूत अवधारणाओं को समझने पर बल देना। तो ये 5 मूलभूत सिद्धांत। शब्द करिकुलम है वो किस भाषा से लिया गया है? करिकुलम लिया गया है लैटिन भाषा से। करिकुलम पाठ्यचर्या शब्द लैटिन भाषा के शब्द क्यूरेरे से लिया गया है और इसका मतलब है दौड़ना। प्रथम रचनावादी कौन माने जाते हैं? पियाजे। जीन पियाजे हैं प्रथम रचनावादी माने जाते हैं। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक थे। इन्होंने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर कार्य किया और रचनावाद का जो नींव बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वभागम के अनुसार अधिगम आंतरिक संज्ञानात्मक गतिविधि के रूप में होता है रचनावादी विभागम के अंतर्गत। रचनावादी विभागम क्या कह रहा है कि अधिगम आंतरिक संज्ञानात्मक गतिविधियों के रूप में होता है। रचनात्मक उपागम देने वाले कौन है? जीन पियाजे हैं, वाइगोत्स्की है, जेरम ब्रूनर है। इस उपागम की विशेषता देख लो। रचनात्मक उपागम है वो शिक्षक केंद्रित प्रणाली का विरोध कर रहा है। रचनात्मक उपागम विषय प्रणाली का भी विरोध करता है। इसमें बालक स्वयं के प्रयत्न से भी सीखता है, ये कह रहा है उपागम। और रचनात्मक उपागम का इस धारणा में अटूट विश्वास है कि सीखने वाला तभी अच्छी तरह सीखता है जब वह स्वयं पूर्णतः सक्रिय हो। जॉन डीवी किलपैट्रिक उपागम किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया? क्रियात्मक। जॉन डीवी किलपैट्रिक उपागम ये क्रियात्मक उद्देश्य की पूर्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसकी विशेषता है कि इस पद्धति में शिक्षा का केंद्र बिंदु विद्यार्थी होता है, न कि शिक्षक। और शिक्षार्थी है वो अपनी रुचि के अनुसार किसी परियोजना का चयन करते हैं और उसे क्रियान्वित करते हैं। वास्तविक जीवन की समस्याओं से जुड़ी परियोजनाओं के माध्यम से सीखने पर बल दिया जाता है। विद्यार्थी सहयोग से कार्य करते हैं, जैसे टीम वर्क, नेतृत्व और समस्या समाधान के गुण विकसित होते हैं। और ये उपागम है वो रचनावादी दर्शन पर आधारित हैं। बच्चे स्वयं अपने अनुभवों से ज्ञान का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन डीवी किलपैट्रिक उपागम में कुल कितने पद है? तो पद है उसमें 6। चक्रीय उपागम के जनक कौन माने जाते हैं? मॉरिसन। चक्रीय उपागम के आधार पर रिक्त स्थान निर्माण किया जाता है किसका? इकाई योजना का। गणित पाठ्यचर्या निष्पादन हेतु प्रमुख तकनीकें हैं, ये दोनों ही हैं, प्रशिक्षण, अभ्यास, खेल विधि। गणित पाठ्यचर्या निष्पादन हेतु तकनीकें प्रशिक्षण, अभ्यास, खेल विधि, सक्रिय अधिगम, समस्या आधारित शिक्षण, विजुअल एड्स और तकनीकी संसाधनों का प्रयोग, अवधारणा आधारित शिक्षण, व्यक्तिगत अनुकूलन, सतत मूल्यांकन, अंतर विषयक शिक्षण। अगला सवाल है व्यवहारवादी उपागम के प्रमुख समर्थक कौन है? वाटसन और स्किनर दोनों। ऑप्शन 3 होगा। निगमन उपागम के संबंध में सत्य कथन है, इसमें स्मृति पर ज़्यादा जोर पड़ता है। ये एक सत्यापन की विधि है। अधिगम और तर्क की प्रक्रिया सामान्य सिद्धांतों से विशिष्ट तथ्यों की ओर होती है। तो ये सारे हैं निगमन विधि से संबंधित सत्य कथन। आगमन उपागम के संबंध में सत्य कथन ये सारे हैं। बाल केंद्रित उपागम, वैज्ञानिक विधि, समय की खपत ज़्यादा होती है और श्रम अधिक लगता है इसमें। पाठ्यचर्या, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? सोचने की प्रक्रिया का गणितीकरण करना। एक अच्छा शिक्षण उपागम कैसा होता है? विद्यार्थी केंद्रित होता है। योगात्मक मूल्यांकन है वो कब किया जाता है? पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद होता है। योगात्मक मूल्यांकन क्या है कि जिसमें सीखने के अंत में विद्यार्थियों के ज्ञान, कौशल और उपलब्धि को अंतिम रूप से मापा जाता है। योगात्मक मूल्यांकन में जो अंत में एग्जाम होते हैं सत्र के एंड में, ये सीखने के परिणाम पर केंद्रित होता है, ना कि प्रक्रिया पर। तो जैसे कि अर्धवार्षिक हो गए, वार्षिक एग्जाम जो होते हैं वो सारे ये समेटे हुए हैं। मूल्यांकन उपागम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, रचनात्मक, योगात्मक और निबंधात्मक। हर्बर्ट उपागम में कितने चरण हैं? 5। कौन कौन से? तैयारी, प्रस्तुतिकरण, संबंध, सामान्यीकरण और प्रयोग। एनसीईआरटी के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? सीखने में सुविधा प्रदान करने वाला, यानी सुविधा प्रदाता है। मॉरिसन के शिक्षण मॉडल के 5 चरणों का सही क्रम मॉरिसन के अनुसार सही क्रम है ऑप्शन 1 में है। सबसे पहले अन्वेषण, उसके बाद प्रस्तुतिकरण,
फिर आत्मसातीकरण, फिर संगठन और अंत में पुनरावृत्ति। मॉरिसन के शिक्षण के ये मॉडल के चरणों का सही क्रम है। सबसे पहले अन्वेषण आएगा, फिर प्रस्तुतिकरण, आत्मसातकरण, संगठन और अंत में पुनरावृत्ति। नए प्रकरण के प्रति विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रस्तुत की जाने वाली प्रस्तुतियों को क्या कहते हैं? नए प्रकरण के प्रति विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करना है तो वो क्या होगा? पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना, उद्देश्य कथन या आदर्श प्रश्न। तो क्या होता है उद्देश्य कथन? तो ऑप्शन 2 होगा। नए प्रकरण के प्रति विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रस्तुत की जाने वाली प्रस्तुति को प्रस्तावना कहते हैं। हाँ, प्रस्तावना है। इसमें प्रस्तावना से पाठ आरंभ होता है, प्रश्नों की सहायता से पूर्व ज्ञान की जांच करना और छात्रों को नवीन ज्ञान ग्रहण करने को तैयार करना। अगला सवाल है, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन है हॉगबैन का। रीट L1 2021 के क्वेश्चन। हॉगबैन क्या कह रहे हैं? गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। लॉक के अनुसार गणित के द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत विकसित होती है, यानी लॉक खुल जाता है। लॉक के अनुसार जो तर्क है, मस्तिष्क है, वो खुल जाता है। प्रोफेसर शुल्ट से क्या कह रहे हैं? गणित शिक्षण का मूल और प्रथम उद्देश्य मानसिक शक्तियों का विकास करना है और गणित के तथ्यों और विषय का ज्ञान कराना केवल गौण अथवा द्वितीय श्रेणी का उद्देश्य है। बर्नार्ड शॉ के अनुसार तार्किक चिंतन के लिए गणित एक शक्तिशाली साधन है। 100 शक्ति पेश करते हैं। तो अपना ये था गणित शिक्षण के उपागम वाला, जिससे जुड़े हुए क्वेश्चन देखे हमने। अब गणित शिक्षण में चुनौतियाँ। गणित शिक्षण की चुनौतियाँ क्या हैं, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, गणित सभ्यता संस्कृति का दर्पण है, ये कथन गणित के किस मूल्य से संबंधित है? तो ये सांस्कृतिक मूल्य से संबंधित है। सांस्कृतिक समृद्धि का विकास, गणित के विकास के साथ साथ सभ्यता संस्कृति का भी विकास हुआ है। हॉगबैन क्या कह रहे हैं? गणित सभ्यता संस्कृति का दर्पण है। गणित के सांस्कृतिक महत्व में निरंतर वृद्धि हो रही है। गणित के विकास के इतिहास में हम अपने पूर्वजों की सभ्यता और संस्कृति का हमें ज्ञान होता है। एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों में समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य कर सकते हैं? समरूपों को इस्तेमाल को बढ़ावा दे करके। समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे करके। एक शिक्षक होने के नाते छात्रों में समस्या समाधान क्षमताओं को, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर हम सुसाध्य कर सकते हैं। और गणित शिक्षण में समस्या समाधान को सुसाध्य बनाने के लिए शिक्षक को योजनाबद्ध, चरणबद्ध और बाल केंद्रित रणनीति है वो अपनानी चाहिए। कौन सा कारक अधिगम समस्या के लिए जिम्मेदार है? तो इसमें ये सारे कारक जिम्मेदार है। बड़े आकार की कक्षा हो, चाहे विभिन्न योग्यताओं वाले बच्चों के कारण उत्पन्न समस्या हो, या स्थान समय के प्रबंधन की समस्या। तो ये जिम्मेदार कारक है। बड़े आकार की कक्षा, विभिन्न योग्यताओं वाले बच्चों के कारण, स्थान समय के प्रबंधन की समस्या, पढ़ाई में रुचि का अभाव, लक्ष्य का न होना, शैक्षिक सामग्री की कमी, शिक्षा के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण। अगला सवाल है कि जो सीखने की अक्षमता है उनमें गणितीय विकार का नाम बताना है। गणितीय विकार डिसकैलकुलिया होता है। ये सीखने की क्षमताओं में, अक्षमताओं में गणितीय विकार एक प्रकार का है। न्यूरोलॉजिकल तंत्रिका संबंधी ये विकार माना जाता है, जिसमें व्यक्ति को अपनी मांसपेशियों की गति का समन्वय करने में कठिनाई होती है। इसमें डिस्लेक्सिया एक सीखने से संबंधित विकार है, जिसमें व्यक्ति को पढ़ने, लिखने, वर्तनी और कभी कभी शब्दों को समझने में कठिनाई होती है। डिस्फेजिया क्या है? एक भाषा संबंधी विकार है, जिसमें व्यक्ति को बोलने, शब्दों को व्यवस्थित करने, भाषा को समझने और सही तरह से अभिव्यक्त करने में कठिनाई होती है। तो ये डिस्फेजिया है। डिस्ग्राफिया लिखने संबंधित है और डिस्लेक्सिया है वो पढ़ने संबंधित है। कक्षा सेकंड के कुछ विद्यार्थियों को हासिल वाले 2 अंकों की संख्याओं के जोड़ में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो इस समस्या का कारण क्या है? पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव है। गुणन की अवधारणा का परिचय देते हुए कक्षा सेकंड का एक अध्यापक एक शाब्दिक समस्या से आरंभ करता है कि एक परिवार में 3 सदस्य हैं और प्रत्येक सदस्य को दोपहर भोजन में 4 रोटी की आवश्यकता है, तो कुल कितनी रोटियों की आवश्यकता होगी? अवधारणा के परिचय के लिए इस प्रकार की शाब्दिक समस्याओं का क्या मुख्य उद्देश्य हो सकता है? तो वास्तविक परिस्थितियों का गणितीय समस्याओं से संयोजन करने के सामर्थ्य को विकसित करना। अगला सवाल है, यह सीटेट के सवाल बहुत लंबे लंबे सवाल आते हैं।
हो सकता है ऐसे अप्लाइड क्वेश्चन इस बार भी आपको पूछे जा सकते हैं, तो आपको देखना जरूरी है ये क्वेश्चन। एक शिक्षिका गणित शिक्षण के दौरान ये देखती हैं कि 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों को बीज गणित समझने में कठिनाई हो रही है। यह शिक्षिका एक विशिष्ट विधि द्वारा बीज गणित पढ़ाने का प्रयोग करती हैं और इस प्रयोग से प्राप्त जानकारी को अपनी कक्षाओं में उपयोग करती हैं। तो ये उदाहरण है किसका है? ये उदाहरण है क्रियात्मक अनुसंधान का। क्रियात्मक अनुसंधान आपके टॉपिक में है नहीं। डिस्कैलकुलिया की विशेषता है, ऑप्शन 3 होगा, 1 2 3 ये तीनों ही हैं। डिस्कैलकुलिया संख्याओं की संकल्पना को समझने में कठिनाई, संख्याओं के अंतर्ज्ञान की पकड़ में कमी, संख्याओं के शाब्दिक और स्थानिक रूप में समन्वय करने की अयोग्यता। तो ये तीनों है वो डिस्कैलकुलिया की विशेषता है। और विशेषताएं देख लो, इसमें आपको परिभाषा देकर यहाँ आपको इसके लक्षण देकर पूछा जा सकता है कि ये किसकी समस्या है। संख्याओं की संकल्पना को समझने में कठिनाई होती है डिस्कैलकुलिया में, संख्याओं के अंतर्ज्ञान की पकड़ में कमी होती है, संख्याओं के शाब्दिक और स्थानिक रूप में समन्वय करने की अयोग्यता, गणित में समस्या, गणित प्रतीकों में भ्रम, समय व पैटर्न पहचानने में कठिनाई, गणितीय भाषा समझने में कठिनाई। निम्न में से गणित शिक्षण के उच्चतर लक्ष्य को प्राप्त करने की विशेषता कौन सी नहीं है? विद्यार्थियों को यांत्रिक परिकलन में प्रशिक्षित करना, यह कोई उच्चतर लक्ष्य नहीं है। जॉर्ज पोलिया के अनुसार निम्न में से कौन सा गणित में समस्या समाधान से न्यूनतम संबंधित है, सबसे कम संबंधित है? समस्या का एकमात्र प्रत्यक्ष हल खोजना। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें ऑप्शन 2 वाला सत्य नहीं है। गणितीय समस्याओं के समाधान पर पहुंचने का सिर्फ एक सही तरीका होता है, नहीं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। निम्न में से कौन सा छात्रों में गणित की चिंता के कारणों में से एक कारण नहीं माना जा सकता है? लैंगिक या जेंडर अंतर है, वो कोई कारण नहीं है, गणित चुनौती नहीं है ये। निम्न में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है? सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि हो सकता है। गणित अध्यापन की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्न सभी को करने को प्रोत्साहित करती है, केवल इसको छोड़ कर गई। समस्याओं के परिकलन का परिचय उसकी संकल्पनात्मक समझ से पहले कराना, यह सही नहीं होगा। कक्षा सेकंड के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया तो कुछ ने 404 लिखा। अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करोगे? तो उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे। बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्न में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है? तो इसमें संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना। बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए उपरोक्त में से संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है, जबकि एक संगतता, क्रमबद्धता व समूह बनाना ये पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक है। गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्न में से किसी एक कारण नहीं माना जा सकता है? लैंगिक भेद कोई कारण नहीं होगा। प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा है, संख्या, संक्रिया चिन्हों, सिक्कों एवं घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता है। यह तथ्य इंगित करता है कि इस बच्चे को निम्न में से किस सत्र में समझाया? तो तृतीय प्रक्रमण में उसको समस्या हो रही है, घड़ी की सुइयों में अंतर वो स्थापित नहीं कर पा रहा है। एक शिक्षार्थी किसी विशेष आधार पर छांटने में, पैटर्नों को पहचानने में, संख्या और आकृतियों को नई परिस्थितियों में जानना, समय बताना और मापन में परेशानी दर्शाता है, तो उसको निम्न में से किस समस्या के साथ डिस्कैलकुलिया हो सकता है? तो उसको दृश्य स्थानिक कौशल संबंधित डिस्कैलकुलिया है। यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो असमर्थता हो सकती है, जिसका नाम क्या है? गणितीय अक्षमता या डिस्कैलकुलिया। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है, क्योंकि ये बहुत मदद करते हैं मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है, क्योंकि ये मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए मदद करते हैं। अगला सवाल है, कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार से चतुर्भुज को परिभाषित करने के लिए कहती हैं, जैसे भुजाओं का प्रयोग, कोणों का प्रयोग, विकर्णों का प्रयोग। तो इसका उद्देश्य क्या है शिक्षिका का? विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से चतुर्भुज को समझने में विद्यार्थियों को सहायता करना। क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक शुरुआत कर सकता है किससे?
शिक्षक ऑप्शन 2 से शुरुआत कर सकता है कि हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। निम्न में से कौन सी विद्यालय समय के बाद भी विद्यार्थियों की गणित के प्रति रुचि बढ़ाने का सबसे उपयुक्त तरीका है? विद्यालय समय के बाद भी गणित में रुचि छात्र लें तो गणित क्लबों का गठन करना, जिसमें विद्यार्थियों के लिए गणित अधिगम से संबंधित विभिन्न गतिविधियां सम्मिलित हो। निम्न में से कौन सा एक रचनात्मक गणित की कक्षा का एक अति उपयुक्त उदाहरण है? ऑप्शन 3 वाला, एक समस्या के समाधान को खोजते समय विद्यार्थी अन्वेषण में व्यस्त या संलग्न है। तो यह रचनात्मकता का उपयुक्त उदाहरण है। निम्न में से कौन सी योजना विद्यार्थियों को गणितीय प्रश्नों को हल करने का शिक्षण देने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? सर्वाधिक उपयुक्त है ऑप्शन 3 में, अनुमान और सत्यापन अधिगम को कड़ाई से हतोत्साहित किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, गणित को पढ़ाने और समझने में प्रमुख समस्या क्या है? भय और असफलता का बोध। शिक्षा आयोग 1966 के अनुसार गणितीय शिक्षण में ज़्यादा जोर क्या समझाने पर होना चाहिए? मूलभूत सिद्धांत। कोठारी आयोग है ये शिक्षा आयोग। निम्न में से क्या वर्तमान में गणित शिक्षण की एक प्रमुख समस्या है? वर्तमान में गणित शिक्षण की प्रमुख समस्या क्या हो सकती है? गणित शिक्षण विधियों का, गणित शिक्षक की शिक्षण विधियाँ। तो ऑप्शन 1 वाला था। प्राथमिक स्तर के गणित अध्यापक के साथ मुख्य समस्या क्या है? शिक्षण शास्त्रीय प्रशिक्षण का अभाव। अनुपस्थिति रोकी जा सकती है कैसे? अभिभावकों माता पिता से संपर्क करके। गणित में ड्रिल कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? गणना कौशल का विकास करना। गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, यह शब्द है रोजर बेकन के। परिभाषा हम सारे देख चुके हैं। कांट की परिभाषा देख लो आप। विज्ञान उस सीमा तक ही सत्य है जहाँ तक उसमें गणित का उपयोग हुआ है। गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? इनमें से सभी आत्मविश्वास, विश्लेषिक सोच, तार्किक सोच, ये सारे गुणों का विकास करते हैं। बहुत सारे गुण पैदा हो जाते हैं गणित पढ़ने से। प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व क्या है? सांस्कृतिक। प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व मानसिक व व्यवहारिक भी है। गणित की प्रकृति है वो अमूर्त है। प्रारंभिक कक्षाओं में गणित शिक्षण में दैनिक जीवन में किए जाने वाले कार्य और उनसे संबंधित मूर्त वस्तुओं का उपयोग किया जाता है, लेकिन बाद में अगली कक्षाओं में गणित की प्रकृति मूर्त से अमूर्त हो जाती है। लोग क्या कर रहे हैं? गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों को मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। मार्शल एच स्टोन के अनुसार गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी है। छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं कैसे? अभ्यास द्वारा, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास। अभ्यास विधि। प्राथमिक स्तर पर छात्रों को सामूहिक रूप से अभ्यास कराने पर बहुत ही रोचकता से खेल की भौतिक शिक्षण प्राप्त हो जाता है। प्रत्येक नियम पर आधारित विविध प्रश्नों को हल करने का पर्याप्त गणनात्मक अभ्यास कराया जाना चाहिए। अभ्यास विधि के संचालन के निम्न पदों का अनुसरण आवश्यक है। अभ्यास की नियमितता, सामूहिकता, स्वर और ताल लय, अवधि या सीमा, निरीक्षण व्यवस्था, ये सारे अभ्यास विधि में शामिल है। निम्न में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति को नहीं दर्शा रहा है? इसमें गणित में सामान्यकरण का क्षेत्र है वो संकुचित होता है, ये गणित की प्रकृति नहीं है। प्रकृति हम देख चुके हैं गणित की। तो अब जो अपना टॉपिक है वो है गणित शिक्षण में सहायक सामग्री। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत अच्छा टॉपिक है। यहाँ से ज़रूर आपको सवाल देखने को मिलते हैं। अगर फैक्ट आधारित, जैसे पिछली बार वो फलाने कागज किसका बना होता है, ऐसा कुछ सवाल था, तो ऐसे फैक्ट आधारित क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो वो सारे डिटेल है इसमें, एक्सप्लेन है, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। गणित शिक्षण सहायक सामग्री में उपयोग। पहला सवाल है, पाठ्यपुस्तक का उद्देश्य कौन सा नहीं है? विद्यार्थियों के ज्ञान की सीमा को सीमित करना, यह पाठ्यपुस्तक का उद्देश्य नहीं। पाठ्यपुस्तक उद्देश्य देखो क्या क्या है। विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति को विकसित करना, विद्यार्थियों द्वारा विषय विविधता और शैली विभिन्नता को दर्शन कराना,
विद्यार्थियों में स्वाध्याय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, विषय वस्तु के बारे में संगठित और प्रामाणिक जानकारी देना, किस कक्षा या स्तर पर कौन सा विषय और किस गहराई तक पढ़ाया जाएगा यह स्पष्ट करना, पढ़ने, लिखने, सोचने, गणना करने या अन्य बौद्धिक और व्यवहारिक कौशल को बढ़ाना, यह पाठ्य पुस्तक के उद्देश्य है। गणित शिक्षण और अधिगम में शिक्षण सहायक सामग्री सहायता करती हैं शिक्षण को रोचक बनाने में। गणित शिक्षण में जो शिक्षण सामग्री उसके महत्व देखो। अधिगम सामग्री आकर्षक और रोचक होती है, जिससे बालक पढ़ने में रुचि, मनोरंजन, आनंद देता है। ग्राफ चार्ट के द्वारा छात्रों को दैनिक जीवन में गणित के उपयोग को प्रदर्शित किया जा सकता है। सहायक सामग्री से गणित जैसे नीरस विषय को रोचक और मनोरंजक बनाया जा सकता है। वस्तुएं पाठ को रोचक बनाती है और बालक को पढ़ने की प्रेरणा मिलती है। विषय का ज्ञान छात्रों को सुगम, सुस्पष्ट और सुग्राह्य बन जाता है। इसमें अगला सवाल है जो 2022 में रीटेल 1 लिंग्वाफोन यानी रिकॉर्ड प्लेयर है वो किस प्रकार की अधिगम सामग्री है। तो लिंग्वाफोन सर्वे सामग्री होगी। अधिगम सहायक सामग्री 3 प्रकार की होती है, जिसमें दृश्य सामग्री कौन कौन सी है। फ्लैश कार्ड है, ब्लैक बोर्ड, चार्ट, पोस्टर है, मॉडल है, कैलकुलेटर है, कंप्यूटर है, ग्राफ, चित्र विस्तारक यंत्र, प्रोजेक्टर, ये सारे दृश्य सामग्री है। सर्वे सामग्री कौन सी है। रेडियो है, टैप रिकॉर्डर है, ग्रामोफोन है, लिंग्वाफोन है, जिससे रिकॉर्ड प्लेयर कहते हैं। सर्वे दृश्य सामग्री जिसमें दूरदर्शन है, ध्वनि वाले चलचित्र हैं, फिल्म प्रक्षेपक है, डॉक्यूमेंट्री फिल्में हैं, लैपटॉप है, यानी सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। गणित में जो स्लाइड रूल है उसका उपयोग होता है गुणन और भाजन के लिए। रीटेल 1 2022 का क्वेश्चन। गणित में स्लाइड है वो एक पुराना लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण गणना उपकरण है ये, जिसका उपयोग मुख्य रूप से 20वीं सदी के मध्य एक तेज और लगभग सटीक गणनाओं के लिए किया जाता है। यह इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर आने से पहले इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और छात्रों का मुख्य कंप्यूटिंग टूल था। स्लाइड रूप का इस्तेमाल सीधे जोड़ घटाव के लिए नहीं बल्कि गुणा, भाग और घातांक आधारित गणनाओं के लिए किया जाता है। इनमें से पाठ्यपुस्तक के आंतरिक रूप में सम्मिलित तत्व कौन सा नहीं है। जिल्द है वो आंतरिक नहीं, बाह्य रूप से है। आंतरिक रूप में भाषा, विषय सामग्री, शैली, बोधगम्य, मौलिकता, याद है। निम्न में से गणित शिक्षण की सहायक सामग्री है। नेपियर पट्टियाँ, लघु गणकीय सारणी, ज्यामिति बॉक्स, ये सभी तो ये सारे हैं वो गणित में उपयोग लिए जाने वाले सहायक सामग्री है। शिक्षण अधिगम सामग्री के उपयोग में सावधानियां रखनी है कौन कौन सी। पाठ प्रारंभ करते समय पूर्व ज्ञान की जांच के लिए श्याम पट पर अथवा अलग से चित्र या चार्ट पर बनी आकृति की सहायता से प्रश्न करके समस्या उत्पन्न करनी चाहिए। सीखे हुए नियम और विधि की पुष्टि और अभ्यास हेतु अधिगम सामग्री उपयोग की जानी चाहिए। जहाँ तक किसी अधिगम सामग्री का पूरा उपयोग न कर लिया जाए तब तक उसका प्रयोग करते रहना चाहिए। अधिगम सामग्री का चुनाव छात्रों की आयु, मानसिक स्तर और कक्षा के अनुरूप होना चाहिए और सामग्री का प्रयोग करते समय, उसे तैयार करते समय छात्रों की अधिकाधिक सहायता लेनी चाहिए। ऐसा करने से उनमें आत्मविश्वास पैदा होता है। अगला सवाल है हमारी ज्ञानेंद्रिय ज्ञान प्राप्ति के द्वार है। इस कथन और शिक्षण सहायक सामग्री उपयोग के मनोविज्ञान के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प अधिकतम अधिगम के लिए सहयोगी है। हेडमास्टर में ये सवाल आया था। तो इसमें सबसे उपयोगी है स्पर्श करना और सुनना। निम्न में से संकल्पना मानचित्र का अन्य नाम कौन सा है। मानस मानचित्र। निम्न में से सर्वाधिक प्रभावी सहायक शिक्षण सामग्री कौन सी है। सर्वाधिक प्रभावी होगी दृश्य सर्वे, दोनों ही। सर्वे शिक्षण सहायक सामग्री का उदाहरण है लिंग्वाफोन। रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, लिंग्वाफोन, ये सारे हैं वो सर्वे है। फ्लालैंड बोर्ड का प्रयोग होता है चित्र प्रदर्शन हेतु, इसका प्रयोग करते हैं। ये फ्लालैंड बोर्ड है वो कागज या ब्लॉटिंग काट कर बनाए गए विभिन्न प्रकार के पदार्थों के स्वरूप को स्पष्ट किया जा सकता है इस पर। ये रेगमाल कागज का बना होता है, ऐसा कुछ पिछली बार सवाल आया था। चित्र विस्तारक यंत्र किस प्रकार की सहायक सामग्री है। यांत्रिक दृश्य सामग्री है। चित्र विस्तारक यंत्र यानी जिसको एपिडायोस्कोप कहा जाता है, यांत्रिक दृश्य सामग्री है ये। एपिडायोस्कोप द्वारा अपारदर्शी पदार्थों के छोटे रूप को पर्दे पर बड़े आकार में प्रक्षेपित किया जाता है। जो शिक्षक उचित आकार के चित्र श्यामपट पर नहीं बना सकते हैं उनके लिए ये वरदान है। ये सहायक सामग्री पाठ को अधिक स्पष्ट और रोचक बनाने के लिए जादुई लालटेन से
बेहतर मानी जाती हैं। शिक्षण को प्रभावशाली बनाने वाली सामग्री है, ये सारे हैं। ब्लैक बोर्ड भी है, पाठ्यपुस्तक है, मानचित्र है। शिक्षण सहायक सामग्री का चुनाव करते समय ध्यान देना चाहिए कि वह शिक्षण बिंदु के लिए सरल, सुगम, उपयुक्त हो, प्रकरण से संबंधित हो, कक्षा के अधिगम लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक हो। तो ये सारे हैं। शिक्षण सहायक सामग्री का चुनाव करना है तो ध्यान रखने योग्य बातें देख लो। केवल शिक्षण बिंदु के लिए सरल, सुगम और उपयुक्त हो, केवल प्रकरण से संबंधित हो, ये सारे हैं वो। सर्वे दृश्य यानी ऑडियो विजुअल है, उस सहायकों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? एडगर डेल द्वारा। पढ़ाई जाने वाली शिक्षण सामग्री को विस्तृत कर रहा परस्पर संबंधित कथनों का एक सेट निम्न का कौशल कहलाता है। प्रतिपादन या व्याख्या करना। समाचार पत्र कैसी शिक्षण सामग्री है? ये दृश्य है। निम्न में से कौन शिक्षण साधन के रूप में ऑडियो टैप के विषय में गलत है? वह महंगे होते हैं, ये गलत हो गया। शिक्षण में ऑडियो टैप की विशेषता देखो। केवल सुनने योग्य सामग्री प्रदान करता है, जिससे छात्र ध्वनि, लहज, उच्चारण और लय को समझ पाते हैं। एक बार रिकॉर्ड की गई सामग्री को बार बार चलाया जा सकता है। शिक्षक या वक्ता की अनुपस्थिति में भी संदेश या पाठ प्रस्तुत किया जा सकता है, क्योंकि वो रिकॉर्ड हो जाता है। उच्चारण, श्रवण कौशल, संवाद, अभ्यास आदि के लिए विशेष रूप से ये लाभकारी है। दृश्य तत्व न होने से छात्र का ध्यान केवल ध्वनि और विषय पर केंद्रित रहता है। शिक्षक सहायक सामग्री का गुण है, ये सारे हैं। परिशुद्धता, रोचकता, प्रासंगिकता। प्रोजेक्टर द्वारा आकृति को पर्दे पर दिखाया जाता है, जो कि प्रक्षेपित सामग्री में शामिल है। सहायक सामग्री का जनक फ्रोबेल को माना जाता है। पेस्टोलॉजी ने शिक्षण में पदार्थों के प्रत्यक्ष अनुभव पर बल दिया। कोठारी आयोग क्या कह रहे हैं? भारतवर्ष की कक्षों में शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग अनिवार्य रूप से होना चाहिए। ये कोठारी आयोग का कथन है, ये आपको ध्यान में रखना है। विभिन्न श्रव्य दृश्य सामग्रियों के संबंध को प्रदर्शित करने के लिए अनुभवों का संकुल देने वाले विद्वान एडगर डेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। ये टॉपिक है आपके लगभग प्रत्येक सब्जेक्ट में काम आने वाला टॉपिक है, क्योंकि शिक्षण सहायक सामग्री हर जगह है। गणित शिक्षण की सबसे बड़ी समस्या है क्लासरूम ऑपरेशंस, यानी कक्षा संचालन। पढ़ने सीखने का संसाधन जो जियोजेब्रा है, उसका उपयोग द्वारा नहीं किया जा सकता। किसके द्वारा? अंधों के द्वारा वो प्रयोग नहीं कर सकता जियोजेब्रा का। जियोजेब्रा क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जिसके उपयोग को कंप्यूटर स्क्रीन पर देखना पड़ेगा, इसलिए जियोजेब्रा अंधों के लिए उपयुक्त नहीं है। जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर का उपयोग गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। निम्न में से कौन सी विधि उपागम है जो गणित शिक्षण के संबंध में नहीं है? रट कर याद करना। गणित शिक्षण अधिगम के उपागम देखो आप। विश्लेषण, संश्लेषण, निगमनात्मक, आगमनात्मक, समस्या समाधान, अन्वेषण, योजना, प्रयोगशाला। गणित में निम्न में से कौन से शिक्षण अधिगम संसाधनों का उपयोग दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए नहीं किया जा सकता? जियोजेब्रा। सुश्री सुजन अपनी कक्षा में एक शतरंज लाई। निम्न में से कौन सा शतरंज का उपयोग करके पढ़ाए जाने के लिए सबसे कम उपयुक्त है? प्रतिशतता है, वो शतरंज से नहीं पढ़ा सकते हैं। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्न में से किसका प्रयोग गणित शिक्षण अधिगम के साधनों के रूप में किया जा सकता है? ए और सी, जियो बोर्ड का और गिनतारा अबेक्स का। जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी उनके लिए टेलर का अबेक्स, गिनतारा और जियो बोर्ड का उपयोग गणित शिक्षण अधिगम में किया जा सकता है। निम्न में से कौन सा गणित के प्रति भय का उपयुक्त कारण नहीं है? अधिगमकर्ताओं की गणितीय अक्षमताएं, यह गणित के प्रति भय का कारण नहीं है। गणित की संशयी प्रकृति, गणित की प्रतीकात्मक भाषा, आकलन की पद्धतियाँ और पाठ्यपुस्तकों में उपयोग की गई गणित की भाषा, यह गणित के प्रति भय पैदा करते हैं। निम्न में से कौन सा कथन एक गणित कक्षा में गतिविधियों पर केंद्रित शिक्षण के लिए सही नहीं है? रटकर याद करने को प्रोत्साहित करना। कौन सा सोपान या चरण है जो समस्या समाधान में शामिल नहीं है? अविवेक या अविवेचित कलन विधि का विकास करना। यह समस्या सोपान नहीं है। इसके सोपान है योजना का प्रतिपादन करना, प्रतिपादित परिणाम को प्रतिपादित करना, समस्या का स्पष्टीकरण करना।
चीज़ों को सरल बनाना, हर पहलू को देखना, ध्यान समस्याओं पर मत लगाओ, समाधान पर लगाओ। अगला सवाल है, अलग अलग भागों को जोड़ना, यह सिद्धांत कहलाता है संश्लेषण विधि। निम्न में से कौन सा सूचना और दूर संचार तकनीकी उपकरण विशिष्ट तौर पर ग्राफ और ज्यामिति शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी है? अंतःक्रियात्मक श्वेतपट। गणित में दुश्चिंता के लिए निम्न में से कौन सा घटक उत्तरदायी नहीं है? तो इसमें लिंग है, दुश्चिंता के लिए उत्तरदायी नहीं है। बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्न में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है? तो इसमें संख्या नाम या ऐच्छिक रूप से पढ़ना ये शामिल नहीं होगा। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री कौन सी हो सकती है? प्रत्यक्ष अनुभव। क्षेत्रमिति इकाई का योगात्मक आकलन रिक्त स्थान के द्वारा किया जा सकता है। किसके द्वारा? पेपर पेंसिल परीक्षा के द्वारा। जिन प्रोजेक्ट में अपारदर्शी चित्रों और पुस्तकों के पृष्ठों को दिखाया जाता है उसे कहते हैं एपिडाइस्कोप। गणित के कक्षा कक्ष में दृष्टिबाधितों के लिए निम्न में से किसका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है? टेलर का ज्ञानतारा, कंप्यूटर और जियो बोर्ड। दो दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को बढ़ाने के लिए निम्न में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन है वो सर्वाधिक उपयुक्त है? दो दशमलव संख्याओं की संकल्पना, उसके योग की, तो ग्राफ पेपर का उपयोग करना है। ऐसा ही सवाल आपको जरूर देखने को मिल सकता है। कक्षा 4 में सममिति और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए निम्न में से कौन से व्यवहार कौशल उपकरणों की आवश्यकता है? बिंदु शीट की। जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है? ज्यामितीय आकृतियां और उनकी विशेषताओं को। जियो बोर्ड गणित के शिक्षण का एक प्रभावी साधन है, विशेषकर ज्यामिति पढ़ाने में। जियो बोर्ड का उपयोग इन अवधारणाओं को सिखाने में किया जा सकता है। आकृतियों के निर्माण और पहचान के बारे में, क्षेत्रफल परिमाप की समझ, कोण, समानांतर रेखाएं, त्रिभुज, चतुर्भुज आदि की समझ विकसित करना है तो, और सममिति और पैटर्न पढ़ाया जा सकता है। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है क्योंकि ये बहुत मदद करते हैं मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए। टेनग्राम, टेनग्राम क्या है? टेनग्राम है वो है ये सभी चीनी पुरानी पहेली है, चीन की पुरानी पहेली है। विभिन्न ज्यामितीय आकारों की पहचान के लिए प्रयोग करना, इसके 5 या 7 टुकड़े होना। टेनग्राम एक बहुत पुरानी चीनी पहेली है जिसमें 5 या 7 टुकड़ों को मिलाकर विभिन्न प्रकार के ज्यामितीय आकृतियों का आकार की पहचान है वो की जाती है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम चरण कौन सा है? विशिष्ट कौशल को परिभाषित करना, सबसे पहले परिभाषित करना। इसका सोपान या चक्र आप देख लीजिए। किसी विशिष्ट कौशल का चयन करना है, फिर आदर्श पाठ का निरीक्षण समालोचन करना, सूक्ष्म पाठ योजना तैयार करना, शिक्षण अभ्यास, प्रतिपुष्टि प्रदान करना, पुनः पाठ योजना बनाना, फिर पुनः अध्यापन सत्र, फिर पुनः प्रतिपुष्टि प्रदान करना। यह प्रक्रिया शिक्षक द्वारा बार बार दोहराई जाती है जब तक वह निर्धारित लक्ष्य का 100% प्राप्त नहीं कर पाता तब तक। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री कौन सी है? प्रत्यक्ष अनुभव। देखो, प्रत्यक्ष अनुभव सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है। इससे पहले हम देखेंगे वो इंद्रियों के आधार पर सहायक सामग्री कौन कौन सी है। श्रव्य है, दृश्य है और श्रव्य दृश्य दोनों। प्रौद्योगिकी या तकनीकी के आधार पर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर 2 प्रकार की है। प्रक्षेपण के आधार पर प्रक्षेपित और अप्रक्षेपित सामग्री। आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि कौन सी प्रक्षेपी है, कौन सी अप्रक्षेपी है। प्रक्षेपित सामग्री यानी प्रोजेक्टेड मटेरियल में क्या है? इनमें वह सभी सहायक सामग्री आती है जिन्हें प्रोजेक्ट के माध्यम से देखा जाता है, यानी जिनका प्रक्षेपण किया जा सकता है, यंत्र का सहारा लिया जाता है। अप्रक्षेपित सामग्री, इसमें ये नॉन प्रोजेक्टेड होती हैं, इसमें यंत्र का सहारा नहीं लेते हैं, जैसे चार्ट, चित्र है, प्रतिरूप है, मानचित्र है, ग्राफ, मॉडल, नमूना, ब्लैक बोर्ड, फ्लैलन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, यह अप्रक्षेपित है। तो अपना ये था गणित शिक्षण सहायक सामग्री का टॉपिक। अब जो अपना टॉपिक है वो है गणित शिक्षण की मूल्यांकन विधियाँ। यह बहुत अच्छा टॉपिक है, यहाँ से ज़रूर आपको सवाल देखने को मिलेगा। गणित शिक्षण की मूल्यांकन विधियाँ L2 और L1 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट एक्सप्लेन सहित इस टॉपिक से जुड़े हुए सारे क्वेश्चन। पहला सवाल है, एक परीक्षण का वह गुण जिसके द्वारा मेधावी, कमजोर और पिछड़े हुए विद्यार्थियों के बीच
काफ़ी सीमा तक भेद किया जा सके तो वह कहलाता है विभेदकारिता। विभेदकारिता किसे कहते हैं? उस क्षमता या प्रक्रिया को जिसके द्वारा हम किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना या विचार में सूक्ष्म भेद या अंतर को पहचान पाते हैं। इसके और अर्थ निकलते हैं कि समान दिखने वाली वस्तुओं या धारणाओं में अंतर करना और उन्हें अलग अलग पहचान पाना। वैधता क्या होती है? किसी वस्तु, तथ्य, मापन, परीक्षण या निष्कर्ष की शुद्धता, उपयुक्तता और प्रामाणिकता, ये वैधता है। यदि किसी परीक्षण को बार बार या अलग अलग परिस्थितियों में लागू करने पर समान या लगभग समान परिणाम मिले तो वह परीक्षण विश्वसनीय कहलाता है। स्पष्टता क्या होती है? किसी विचार, कथन, वस्तु या कार्य की साफ सुथरी, सरल, बोधगम्य और बिना किसी भ्रम के अभिव्यक्ति, वो स्पष्टता है। अगला सवाल है, मूल्यांकन वह निर्णय या व्याख्या है जिसको किसी छात्र के विषय में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर दिया जाता है। ये कथन किसका है? ये कथन है क्लार्क एवं स्टार का कथन है। रीट 2025 में सवाल आया। क्लार्क एवं स्टार क्या कह रहे हैं? मूल्यांकन वह निर्णय या व्याख्या है जिसको किसी छात्र के विषय में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर दिया जाता है। ये मूल्यांकन आपके हर एक सब्जेक्ट के टीएम में शामिल है, तो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है। ली ले क्रॉनबैक क्या कह रहे हैं? मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से अध्यापक, विद्यार्थी यह निर्णय लेते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों की प्राप्ति हो रही है अथवा नहीं। और जॉन जेरोलिमेक क्या कह रहे हैं कि मूल्यांकन वह पद्धति है जिसके द्वारा हम पूर्व निर्धारित उद्देश्यों, ध्येयों, लक्ष्यों की प्राप्ति की मात्रा को निर्धारित करते हैं और शिक्षण के मूल्यों और उद्देश्यों के मध्य तुलना की जाती है। तो परिभाषाएं कम पूछी जाती हैं, लेकिन फिर भी पूछ लेते हैं, कोई ना पूछे ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, पढ़ना तो पड़ेगा। क्विलन एवं हैना क्या करें? मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसमें विद्यालय बालकों में होने वाले व्यवहार परिवर्तनों के संबंध में सूचना एकत्रित की जाती है और उनकी व्याख्या है वो की जाती है। गणित शिक्षण के मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट है वो क्या है? ये रीट L2 2025 में आया सवाल। प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला है। ब्लूप्रिंट क्या है? प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला है। प्रश्न पत्र निर्माण में सावधानी रखना बहुत आवश्यक है ताकि परीक्षा की वैधता, विश्वसनीयता और निष्पक्षता बनी रहे। इसके लिए सावधानियां हैं। प्रश्न पत्र निर्माण में कौन कौन सी? निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार तैयार होना चाहिए। प्रश्नों की भाषा सरल, स्पष्ट हो। प्रश्न पत्र में आसान, मध्यम और कठिन प्रश्नों का संतुलन होना चाहिए, ना कि आरपीएससी की तरह हार्ड केवल कठिन। प्रश्न पत्र शिक्षण उद्देश्यों और अधिगम फलनों को मापने वाला हो। प्रश्न पत्रों में अनावश्यक पुनरावृत्ति ना हो। यदि एक विद्यार्थी अलग अलग परीक्षकों से गणित के परीक्षण में 100 में से 52 अंक प्राप्त करता है, यह परीक्षण की कौन सी विशेषता दर्शाता है? अलग अलग परीक्षक, एक विद्यार्थी है, उसकी कॉपी अलग अलग परीक्षक चेक करते हैं, लेकिन फिर भी अंक 52 वहीं के वहीं आते हैं, तो वो विश्वसनीयता कहलाएगी। और यह अपने ये विश्वसनीयता है वो MCQ जो क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, उसमें ये ज़्यादा रहती है विश्वसनीयता। यदि किसी परीक्षण को बार बार अलग अलग परिस्थितियों में लागू करने पर समान या लगभग समान परिणाम मिले तो वह परीक्षण विश्वसनीय कहलाएंगे। वस्तुनिष्ठता क्या होती है ये भी जरूर देखिएगा। जब किसी बात का मूल्यांकन या अध्ययन व्यक्तिगत राय से प्रभावित न होकर तथ्यों और प्रमाणों पर आधारित होता है तो उसे वस्तुनिष्ठता कहते हैं। ये निष्पक्षता होती है इसमें। निबंधात्मक परीक्षा का गुण है, निबंधात्मक क्वेश्चनों में विचारों की स्वतंत्रता होती है। इसका और गुण देखो, प्रश्नों का निर्माण सरलता से होता है। बालकों के विचारों, उनकी रचना अभिव्यक्ति के स्पष्टीकरण के लिए ये विधि श्रेष्ठ मानी जाती है। बालकों को अंक लाने में आसानी रहती है और अपनी लेखन अभिव्यक्ति को वो स्पष्ट कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण का मुख्य गुण कौन सा है? विश्वसनीयता और वैधता का उच्च स्तर। इसके अलावा और गुण है, संपूर्ण पाठ्यक्रम के आधार पर मूल्यांकन करना संभव होता है। इसमें इन परीक्षाओं का मूल्यांकन पक्षपात रहित होता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में विश्वसनीयता, विभेदकारिता और व्यापकता के पर्याप्त गुण होते हैं। कार्यपुस्तिका का मुख्य उद्देश्य क्या है? अभ्यास के अवसर देना। इसके अलावा ज्ञान की दृढ़ता, स्वाध्याय को प्रोत्साहन करना, रुचि उत्पन्न करना, सक्रिय सहभागिता, व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना, मूल्यांकन का साधन। छात्र गणित की साधारण क्रियाओं को बिना कागज और पेंसिल की सहायता से करता है, ये कहलाता है, क्या कहलाता है?
ये कहलाता है मौखिक गणित। विद्यार्थियों की भाषा, अभिव्यक्ति योग्यता और संगठनात्मक योग्यता का पता लगाने के लिए किस प्रकार के परीक्षण का उपयोग किया जाता है? तो वो निबंधात्मक होंगे। ये ग्रेड 3 लेवल 2 2025 का क्वेश्चन है। इसकी विशेषताएं देखो निबंधात्मक क्वेश्चनों की। प्रश्नों का निर्माण सरलता से, बालकों के विचार, उनकी रचना, अभिव्यक्ति के स्पष्टीकरण के लिए विधि श्रेष्ठ है। एक निश्चित समय में कार्य संपन्न करने की आदत में ये परीक्षा महत्वपूर्ण है। और निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर देते समय बालक विचारों से स्वतंत्र रहता है। संगीत मानव के अवचेतन मन का अंक गणित की संख्याओं से संबंधित एक आधुनिक गुप्त व्यायाम है। ये कथन गणित के किस मूल्य से संबंधित है? कलात्मक मूल्य से संबंधित है। संगीत आदि कलात्मक हो गया। ये है रीटेल 1 का क्वेश्चन 2022 का। निम्न में से कौन सी एक मूल्यांकन प्रविधि नहीं है? तैयारी कोई मूल्यांकन विधि नहीं है। मूल्यांकन की प्रविधियां देखो, निरीक्षण विधि होती है, प्रश्नावली, चेकलिस्ट, साक्षात्कार। मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित होती है किससे? शिक्षण उद्देश्यों से, मूल्यांकन प्रविधि से, अधिगम अनुभव से, इन तीनों से। वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रमुख दोष कौन सा है? अभिव्यक्ति का अभाव इसमें होता है। इसके अलावा और दोष हैं। इस परीक्षा के प्रश्नों के निर्माण में समय अधिक लगता है और इस प्रकार के परीक्षण तथ्यात्मक सूचनाओं पर अधिक बल देते हैं। छात्र का स्व अभिव्यक्ति को इसमें कोई स्थान नहीं मिलता। इस प्रणाली द्वारा नकल करने की प्रवृत्ति को भी प्रोत्साहन मिलता है। किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है? वैधता के कारण। निम्न में से कौन सी गणित शिक्षण के मूल्यांकन की विधि नहीं है? गणित शिक्षण के मूल्यांकन की विधि कौन सी नहीं है? श्रुति लेख है, वो नहीं है, बाकी तीनों ही हैं। मूल्यांकन की प्रविधियाँ देखो, सामयिक जांच पत्र है, रचनात्मक कार्य है, अवलोकन है, प्रयोगात्मक परीक्षा है, साक्षात्कार, पड़ताल सूची जिसे चेकलिस्ट कहा जाता है। इसके अलावा निरीक्षण है, छात्रों द्वारा बनाए गए शिक्षण मॉडल है। एक अच्छे परीक्षण की विशेषता है, ये सभी है। विश्वसनीयता होनी चाहिए, वैधता, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता, विभेदकारिता, निर्धारणात्मकता, इनका सभी का होना आवश्यक है। कौन सा गणितीय कथन इसमें से सत्य है? मूल्यांकन बराबर मापन प्लस निर्णय, ये मूल्यांकन का अर्थ है। मूल्यांकन है वो अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी मापन प्लस मूल्य निर्धारण इसमें शामिल है। गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है? गणना संबंधी कौशल बढ़ाना। गणित में सारणी बनाना, ये कौशल के अंतर्गत आएगा। गणित में मूल्यांकन के सोपानों का सही क्रम है। सबसे पहले उद्देश्यों का चयन होगा, उसके बाद परिस्थितियों की पहचान होगी, फिर मूल्यांकन विधियों का चयन होगा और फिर इसमें तो लिखा नहीं, प्रमाणों की व्याख्या और मूल्यांकन इसमें एक और होगा। उद्देश्यों का चयन होगा, परिस्थितियों का चयन, फिर मूल्यांकन विधियों का चयन, मूल्यांकन विधियों का निर्माण और प्रमाणों की व्याख्या। निम्न में से कौन सा गणित के निबंधात्मक प्रकार के प्रश्नों का उदाहरण है? इसमें ऑप्शन 4 वाला है। भावात्मक पक्ष से संबंधित उद्देश्य मुख्य रूप से संबंधित है, अनुमूल्य से संबंधित है। आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी है, टेलीग्राम ज्वाइन करें। टेलीग्राम की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, या फिर आप टेलीग्राम पे डेली क्लासेज नोट्स सर्च करके भी टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ आपको ये सारी पीडीएफ मिल जाएगी। वहाँ नए प्रकरण के प्रति विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अध्यापक द्वारा कक्ष में प्रस्तुत की जाने वाली परिस्थिति को क्या कहते हैं? प्रस्तावना कहते हैं। एक क्रमबद्ध प्रक्रिया जो ये बताती है कि बालक ने किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया है, वो कहलाती है मूल्यांकन। राइल स्टोन की परिभाषा देख लो आप। ये कह रहे हैं मूल्यांकन वह नवीन प्राविधिक पद है जो मापन के व्यापक प्रतीक को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन सा अनौपचारिक आकलन की विशेषता को नहीं दर्शाता है? विद्यार्थी अपने उत्तर पुस्तिका में जैसा कार्य कर रहे हो उस तरफ देखना। विद्यार्थी जब अन्य विद्यार्थियों को समझाने अथवा चर्चा में व्यस्त हो उनको सुनना। अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर दिए जाने वाले उत्तरों को मॉनिटर करना और विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिकाओं जांच कर अंक ग्रेडिंग प्रदान करना, यह औपचारिक है। अनौपचारिक आकलन की विशेषता क्या है? इसमें विद्यार्थी अपने उत्तर पुस्तिका में जैसा कार्य कर रहे हैं उस तरफ देखना।
विद्यार्थियों को समझाने और चर्चा में व्यस्त हो उनको सुनना, अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर दिए जाने वाले उत्तरों को मॉनिटर करना, शिक्षक के सवाल जवाब पर ध्यान देना। निम्न में से वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की सीमा क्या हो सकती है? ये सारी सीमा है। अनुमान लगाना, निर्माण में कठिनाई है, जटिल क्रियाओं को न माप सकना। इससे निम्न में से विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए गणित में मौखिक कार्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है, यह मानसिक प्रक्रियाओं का विकास करती है। निम्न में से कौन सा कथन विकल्प गलत है? मूल्यांकन प्रभावी पाठ्यक्रम निर्माण करने में मदद करता है, मूल्यांकन उद्देश्य केंद्रित होता है, मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भौतिक मार्गदर्शन प्रदान करता है, और मूल्यांकन की प्रक्रिया केवल विषय वस्तु पर केंद्रित नहीं होती है। ये गलत हो गया। निम्न में से कौन सा गणित अधिगम के आकलन का आयाम नहीं है? तो इसमें गणित के प्रति रुझान है, वो कोई आकलन का आयाम नहीं है। आकलन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन 1 वाला सही नहीं है। मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है, ये सही नहीं है। मानदंड संदर्भित जो आकलन है वो विद्यार्थियों के अधिगम में निपुणता का मूल्यांकन करना है, और मानदंड संदर्भित आकलन दैनिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। मानक संदर्भित आकलन हमें बताता है कि एक विद्यार्थी अपने प्रदर्शन में अन्य विद्यार्थियों की तुलना में कहाँ खड़ा है या खड़ी है। निरंतर और व्यापक मूल्यांकन यानी CCE के लिए निम्न में से क्या सही है? निरंतर और व्यापक मूल्यांकन में आकलन प्रक्रिया में पूर्व ज्ञान समझने का स्तर, अधिगम प्रक्रिया का आकलन सम्मिलित होना चाहिए। निम्न में से मुक्त उत्तर प्रश्न की पहचान करनी है। मानव सेल्यूलोज को क्यों नहीं पचा सकते हैं? सेल्यूलोज किससे बना होता है? क्या होगा यदि मानव सेल्यूलोज को पचा सकें? तो ये यहाँ मुक्त उत्तर है। यहाँ मुक्त उत्तर प्रश्न क्या होते हैं? वह प्रश्न जिनका उत्तर विद्यार्थी को स्वतंत्र रूप से अपने विचारों, ज्ञान और अनुभव को आधार पर देना होता है। इन प्रश्नों में उत्तर सीमित नहीं होते बल्कि विस्तृत, विश्लेषणात्मक और वर्णन के रूप में होते हैं। गणितीय दूध चिंताओं से ग्रस्त छात्रों के लिए निम्न में से कौन से आकलन के साधन उपयुक्त है? तो इसमें देखो 2 सहयोगात्मक अधिगम परियोजनाएं और रचनात्मक आकलन है वो उपयोगी है। कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए प्रयोग नहीं होता है? सत्र के अंत में परीक्षा है वो रचनात्मक आकलन नहीं है, वो योगात्मक आकलन है। रचनात्मक आकलन के उदाहरण देखो आप, छात्रों का पोर्टफोलियो हो सकता है, उपाख्यानात्मक अभिलेख होते हैं, क्षेत्र भ्रमण, मौखिक उत्तर, प्रश्न उत्तर और अवलोकन डायरी। निम्न में से कौन सी गणित में रचनात्मक आकलन की विधि नहीं हो सकती? कौन सी नहीं हो सकती? ऑप्शन 2 वाली। प्रश्नोत्तरी या क्विज नहीं होती, इसमें परियोजना होती है। दैनिक की विवरण, जर्नल एंट्रीज और सत्रांत परीक्षा ये शामिल है। निम्न में से कौन सा योगात्मक आकलन में सम्मिलित किया जा सकता है? सत्रांत परीक्षा है वो योगात्मक आकलन में आएगी। किसी पाठ्यक्रम, अध्याय या शिक्षण अवधि के अंत में विद्यार्थियों के अधिगम स्तर को परखने के लिए किया गया आकलन है वो योगात्मक आकलन कहलाएगा, यानी समेटिव कहलाएगा। सत्र भ्रमण, सहपाठी आकलन, उपाख्यानात्मक अभिलेख यानी रिकॉर्ड रचनात्मक आकलन का हिस्सा माने जाते हैं, यानी ये फॉर्मेटिव है सारे। कथन है कि शिक्षक छात्रों को संबंधों की खोज करने और अपने आप से प्रतिमान ढूंढने में एक सुसाध्य का कार्य करता है के साथ अत्यधिक अनुकूल है। किसके साथ ही अत्यधिक अनुकूल है? आगमन विधि के अंतर्गत। CTET में सारे सवाल है वो अप्लाई क्वेश्चन आते हैं, तो इस प्रकार सवाल आए तो आप जरूर आंसर दे पाओगे, तो प्रैक्टिस करो इन क्वेश्चनों की। गणित में निरंतर और व्यापक मूल्यांकन के अंदर का सम्मिलित होगा, क्या होगा? निरंतर और व्यापक। इसमें ऑप्शन 3 A और C है, यानी इसमें छात्रों की अवधारणात्मक समझ पर विस्तृत प्रतिपुष्टि मिलेगी, संपूर्ण वर्ष में छात्रों की प्रगति होगी। विद्यार्थियों में गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्न में से कौन सी योजना वांछनीय है? विद्यार्थियों की अपने उत्तरों को समर्थन देने की क्षमता मूल्यांकन का महत्वपूर्ण आधार होना चाहिए। ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए। सही कथन कौन सा इनमें से? ऑप्शन 4 सामान्यकरण की वैधता को निर्धारित करने के लिए प्रति उदाहरण है वो सहायक होते हैं। विद्यार्थियों में गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्न में से कौन सी योजना वांछनीय है? तो इसमें विद्यार्थियों को अपने उत्तरों को समर्थन देने की क्षमता मूल्यांकन का महत्वपूर्ण आधार होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में शामिल है, क्या शामिल है? ऑप्शन 2 इसमें शामिल है, यानी कि
गणित अधिगम में कमियां पहचानना और शिक्षा शास्त्र में सुधार करना। गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? तो इसमें ऑप्शन सेकेंड, संकल्पनाओं की अंतर्दृष्टि समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए? गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता, इस पर ध्यान नहीं होना चाहिए। गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्न में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है? छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना। अध्ययन कक्ष मूल्यांकन सबसे अच्छी विधि किसके लिए है? व्याख्यान में से विद्यार्थियों के विषय ग्राह्यता परीक्षण के लिए। इन्होंने मूल्यांकन आधारित पाठ्यक्रम मॉडल यानी नमूने को प्रस्तुत किया। ब्लूम ने मूल्यांकन आधारित पाठ्यक्रम या मॉडल प्रस्तावित किया। मौखिक उदाहरण विद्यार्थियों में किस शक्ति को विकसित करते हैं? इन सभी को, विचार शक्ति, कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति, ये सारे शामिल हैं। गणित अधिगम का मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए? निर्धारणात्मक भी होना चाहिए, रचनात्मक होना चाहिए और योगात्मक होना चाहिए। प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में शामिल है अधिगम में असंगति को और शिक्षण में कमियों को पहचानना। 6E शिक्षण योजना में प्रयुक्त पदों का सही अनुक्रम है। सबसे पहले संलग्न करना, फिर व्याख्या करना, विस्तारित करना और मूल्यांकन करना। 6E शिक्षण योजना के पद देख लो। संलग्न करना, आकर्षण यानी एंगेज, अन्वेषण खोज करना, एक्सप्लोर, और व्याख्या करना, एक्सप्लेन, विस्तारित करना, मूल्यांकन करना और अनुप्रयोग करना। निम्न में से क्या गणितीय शिक्षण के मूल्यांकन का आयाम नहीं है? तो इसमें स्वरूप और कार्य पद्धति कोई आयाम नहीं होगा। संचार है, गणित के प्रति रुचि है, गणित तर्क शक्ति ये आयाम है। निम्न में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है? सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए? गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता। निम्न में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है? मापन। निम्न समस्याओं में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है? तो इसमें विवेचन करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप देखना, ये शामिल है। निम्न में से गणित अधिगम में स्व आकलन की तकनीक है, कौन सी है? ये सभी है। छानबीन करना, तुलना करना, स्व विश्लेषण, ये स्व आकलन की तकनीक है। गणित अधिगम में आकलन के लिए नींव का कार्य निम्न में से कौन सा शैक्षिक सिद्धांत करता है? तो दोनों ही, पाठ्यवस्तु का सिद्धांत अधिगम और समानता का सिद्धांत, दोनों ही। गणित अधिगम के आकलन का सिद्धांत निम्न में से कौन सा नहीं है? तो पक्षता का सिद्धांत ये नहीं आएगा। विद्यार्थी में उत्पन्न आदर्श और मूल्य आंतरिक होकर उन आदर्शों व मूल्यों पर प्रतिबद्ध होना इस भाव आवेश सत्र के लक्ष्य में होता, किसमें? कीमत आंकने में। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है? प्रदर्शन के आधार पर बच्चों की रैंकिंग करना, ये कभी मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं हो सकता। मूल्यांकन उपागम में प्राथमिकता दी जाती किसको? शिक्षण बिंदु को, कथन को, प्रस्तुतिकरण को या शिक्षण उद्देश्यों को? तो इसमें शिक्षण उद्देश्यों को प्राथमिकता दी जाती है। किस प्रकार के मूल्यांकन का मुख्य अभिप्राय विद्यार्थी को फीडबैक देना है? निर्धारणात्मक मूल्यांकन। कक्ष में गणितीय भाषा में निपुणता को निम्न क्रम में समस्याओं को प्रदर्शित करने के लिए द्वारा पढ़ाया जा सकता है। सबसे पहले रोजमर्रा की भाषा, फिर गणितीयकरण स्थिति भाषा, उसके बाद गणित समस्या समाधान की भाषा और अंत में प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग करना। मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है किससे? उद्देश्यों से। ये रीट L1 2015 का क्वेश्चन है। मूल्यांकन का निकटतम संबंध उद्देश्यों से होता है। मूल्यांकन द्वारा शिक्षा के विस्तृत उद्देश्यों की प्राप्ति और संपूर्ण व्यक्तित्व के निर्माण की जांच का लक्ष्य बनाया जाता है। मूल्यांकन शैक्षिक प्रक्रिया का एक अंग है जो उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। मूल्यांकन उद्देश्य व शिक्षण पद्धतियों के पारस्परिक संबंध को डॉक्टर B.S. ब्लूम ने त्रिभुज के आकार के आधार पर समझाया है।
अब अपना अंतिम टॉपिक है वो है निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण। इनसे जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं आपके सब्जेक्ट में ज़रूर सवाल देखने को मिलेगा, चाहे हिंदी हो, चाहे मैथ हो, चाहे सामाजिक हो, विज्ञान हो, और गणित में भी जरूर देखने को ये सवाल मिल सकता है। निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण, पहला क्वेश्चन देखते हैं इस अंतिम टॉपिक से जुड़े हुए सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन सहित। मित्रों आपको बता दूं, ये टॉपिक होने के बाद ये जो अपनी ये क्लास है, इस मैराथन क्लास को देखने के बाद मुझे अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है। आप कमेंट अच्छे अच्छे करते हो, लाइक करते हो, क्लास को शेयर करते हो, तो मैं और आपके जो सब्जेक्ट बाकी है वो सारे मैं मैराथन इस प्रकार टॉपिक करवाऊँगा क्लास में। तो आप चैनल पर सब्सक्राइब कर लें, बने रहें। पहला क्वेश्चन है, गणित में उपचारात्मक शिक्षण उपायों के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? उपचारात्मक शिक्षण उपायों के लिए सही नहीं है, कमजोर विद्यार्थी को पीछे की सीट पर बैठने के लिए कहना चाहिए, यह कोई उपचार नहीं हुआ। कमियों का निराकरण शीघ्र किया जाए, छात्रों को व्यक्तिगत परामर्श भी दिया जाना चाहिए, और शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करके अवधारणाओं को स्पष्ट किया जाना चाहिए। यह रीट L2 2025 का क्वेश्चन है। गणित में उपचारात्मक अध्यापन करते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना। कौन सा? पहली बात है कि कमजोर विद्यार्थी को कक्षा में आगे बैठाना चाहिए, ना कि पीछे। कमियों का निराकरण शीघ्र किया जाए, छात्रों को व्यक्तिगत परामर्श भी दिया जाना चाहिए, और शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करके अवधारणाओं को स्पष्ट किया जाना चाहिए। कमजोर छात्रों के लिए चित्रों, आकृतियों, मॉडलों, चार्टों आदि का प्रयोग कर प्रत्यों को स्पष्ट किया जाए, और कक्षा में छात्रों को जागरूक रखने के लिए प्रभावी प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया जाए। छात्रों में शुद्ध और बड़ा लिखने की आदत डाली जाए, जिससे उन्हें गणना करने में सुविधा रहे। तो ये उपचारात्मक शिक्षण करते समय ध्यान रखने योग्य बातें हैं, शिक्षक को इन बातों को ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए? तो ये जब तक छात्रों की कमी दूर ना हो तब तक यह चलता रहना चाहिए। ये रीट L2 और रीट L1 दोनों के लिए मैथ के जो कॉमन आपके सब्जेक्ट है, जो TM है, तो L2 वाले भी जरूर देखिएगा। उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया तब तक चलती रहनी चाहिए जब तक छात्रों की कमी दूर ना हो। उपचारात्मक शिक्षण के प्रकार किस प्रकार? व्यक्तिगत शिक्षण हो सकते हैं, अतिरिक्त गृह कार्य, अतिरिक्त कक्षा कार्य, या विशेष कक्षा का भी आयोजन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निदानात्मक परीक्षण के पश्चात ये पाया गया कि मीनल को सीखने में कठिनाई होने का कारण उसमें रुचि का अभाव और प्रत्यक्ष अनुभव की अनुपलब्धता है। तो ऐसी स्थिति में उपचारात्मक शिक्षण के किस रूप को अपनाया जाना चाहिए? कक्षा शिक्षण, व्यक्तिगत ट्यूटोरियल शिक्षण, अनौपचारिक शिक्षण, या स्व अनुदेशनात्मक शिक्षण? ग्रेड 3 L2 जरूर आप आंसर करिएगा। इसका क्या आंसर हो सकता है? तो इसमें है कि आपको व्यक्तिगत ट्यूटोरियल शिक्षण देना चाहिए उनको। ये क्या होता है भाई? यह शिक्षण की वह पद्धति है जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी के बीच एक से एक यानी 1-to-1 शिक्षण होता है। इसमें शिक्षक सीधे छात्र की व्यक्तिगत आवश्यकताओं, क्षमताओं, कठिनाइयों और रुचियों को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट सवाल है, निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है वो क्या है? निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है कि गणित विषयों के अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में सुधार करना। निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं? छात्रों के अतिक्रमण संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना, सबसे पहला तो ये है। छात्रों के क्षमता, कमजोरियों, कौशल का पता लगाना, छात्रों को प्रभावी तरीके से पढ़ाने के लिए पाठ योजना बनाना, और छात्रों को उपचारात्मक शिक्षण देना, छात्रों के ज्ञान के स्तर का पता लगाना। निम्न में से कौन सा कथन गणित के निदानात्मक परीक्षण की उपयोगिता के संदर्भ में असत्य है? सेकंड ग्रेड मैथ का क्वेश्चन। तो इसमें विद्यार्थियों की गणित में उपलब्धि को जानने के लिए यह असत्य है। ये जानना कि विद्यार्थी किस प्रकार की त्रुटियां करते हैं, जानने कि इन त्रुटियों के कारण क्या हैं, और क्या इन त्रुटियों का किन्हीं अन्य त्रुटियों से संबंध है। तो ये नैदानिक परीक्षण में बातें हैं। अगला सवाल है, बालकों में गणितीय त्रुटियों को पता लगाने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? नैदानिक परीक्षण आवश्यक है। निदान से हमारा तात्पर्य है कि किसी रोगी के उपचार करने के लिए उसके रोग का निश्चय करना। गणित में निदान करने का उद्देश्य यह है कि छात्र कौन से प्रतियों, नियमों, सूत्रों और सिद्धांतों को समझने में कठिनाई अनुभव करता है, इस कमजोरी या कठिनाई का क्या कारण है, और छात्र की शैक्षणिक दुर्बलता के संभावित कारणों का पता लगाने के लिए शिक्षक जो भी पद्धति अपनाएगा और उसके अपनाने के क्रम में जो भी कार्य संपन्न करेगा वही नैदानिक परीक्षण की प्रक्रिया होगी। निम्न में से कौन सी विधि विद्यार्थियों में गणित संबंधी कमजोरी जानने की अच्छी विधि नहीं है? अच्छी विधि नहीं है। विद्यार्थी को कक्षा के अंदर और बाहर प्रश्न करना, मौखिक कार्य, विद्यार्थी को उत्तर पुस्तिकाओं का विश्लेषण। रीट L1 का ये क्वेश्चन है, 2018 में पूछा था जो।
विद्यार्थियों में तुलना करके, विद्यार्थियों में कभी तुलना नहीं करनी है, अच्छी विधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसी योजना जो ये जानने का प्रयास करती है कि विद्यार्थी कितना समझे हैं और इस आधार पर यह तय किया जा सके कि प्रत्येक की व्यक्तिगत अथवा वर्ग की आवश्यकता के अनुसार भविष्य का शिक्षण तय हो सके, तो वो कहलाता है निर्णयात्मक आकलन, यानी कमजोरी का पता इससे चलता है। निर्णयात्मक आकलन के माध्यम विद्यार्थी कितना समझे, प्रत्येक की व्यक्तिगत अथवा वर्ग की आवश्यकता के अनुसार भविष्य में शिक्षण तय हो सकता है। निर्णयात्मक आकलन किस प्रकार होता है? छात्र की शैक्षणिक दुर्बलता के संभावित कारणों का पता लगाने के लिए शिक्षक जो भी पद्धति अपनाएगा और उसके अपनाने के क्रम में जो भी कार्य संपन्न करेगा वही निर्णयात्मक आकलन प्रक्रिया होगी। अतः बच्चों को सीखने या अधिगम संबंधी कमजोरियों के कारण और कठिनाई का ज्ञान प्राप्त करने की क्रिया को शैक्षणिक निर्धारण कहते हैं। निर्णयात्मक परीक्षण का उद्देश्य ये तीनों ही हैं: अध्ययन पद्धतियों का दिशा निर्देश करना, कठिनाई स्तर के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण करना और विषय विशेष में उपलब्धि की कमी का पता लगाना। इसके अलावा मूल्यांकन का विश्लेषण करना, छात्रों का वर्गीकरण करना, विशिष्ट गुणों का मूल्यांकन करना, ये सारे उद्देश्य। किस प्रकार के शिक्षण में अधिगम संबंधी त्रुटियों को शुद्ध करने के लिए प्रभावशाली विधियों का विकास करना मुख्य उद्देश्य होता है उपचारात्मक शिक्षण में। उपचारात्मक शिक्षण क्या है? नैदानिक परीक्षण द्वारा हमें जब छात्रों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों का ज्ञान हो जाए तो हमें उन्हें दूर करने के लिए उपचारात्मक कार्य करना होता है। निदान से कमजोरी का पता चलता है, त्रुटियों का, और फिर दूर करने के लिए उनका उपचार करना पड़ता है। निम्न में से कौन सी गणित में समस्या समाधान की रणनीति नहीं है? तो इसमें रटकर याद करना कोई समस्या समाधान की रणनीति नहीं है। विषयगत ज्ञान के अतिरिक्त उपचारिक गणित शिक्षण में आवश्यक होता है विशेष कौशल की जरूरत होगी। उपचारात्मक शिक्षण की सर्वाधिक सफलता निर्भर किस पर करती है? समस्या के कारणों की सही पहचान पर। समस्या के कारण की सही पहचान है तो फिर सफलता मिलेगी उपचारात्मक शिक्षण में। उपचारात्मक शिक्षण की सर्वाधिक सफलता समस्या के कारणों की सही पहचान पर निर्भर करती है। सबसे पहले समस्या के कारण को जानना, जिसे निदान कहते हैं, और समस्या का हल जानना, वो उपचार कहलाएगा। उपचारात्मक शिक्षण विधि उस विधि को संदर्भित करता है जो शिक्षक को उन समस्याओं को दूर करने के लिए आवश्यक सहायता और मार्गदर्शन के साथ शिक्षार्थियों को प्रदान करने में मदद करता है, जो उनके निदान के माध्यम से निर्धारित होते हैं। अब इसके उद्देश्य: छात्रों के अप्रभावी आदतों को हटाना, धीमे अधिगम के सामान्य कारकों की खोज करना और छात्रों द्वारा गलत तरीके से सीखे गए कौशल तक पहुंचना, अतिरिक्त मदद देकर शिक्षार्थियों को बेहतर बनाना, छात्रों को आवश्यक सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत होती है इनमें से इन सभी के लिए: मंदबुद्धि बच्चों के लिए, पिछड़े बच्चों के लिए, सामान्य बच्चों के लिए, सभी के लिए। सिद्ध कीजिए कि ऐसी कोई भी परिमेय संख्या नहीं है जिसका वर्ग 2 है। तो ये विरोध द्वारा उपपत्ति। ये क्या है? विरोध द्वारा उपपत्ति। इस विधि को विरोधाभास द्वारा प्रमाण कहा जाता है। इसमें हम इस धारणा से शुरू करते हैं कि दिया गया कथन गलत है, तो तर्क के नियमों से हम धारणा के विपरीत एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और इसलिए यह अनुमान लगाया जाता है कि धारणा गलत है और इसलिए दिया गया कथन है वो सत्य है। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण और आंकड़ों के निरूपण के लिए उपयुक्त नहीं है? तो वो वाद विवाद इनके लिए उपयुक्त नहीं होगा। वाद विवाद क्रियाकलाप आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों के निरूपण के लिए उपयुक्त नहीं है। निम्न में से कौन सा गणित में निर्णयात्मक परीक्षण का उद्देश्य नहीं है? बच्चों की प्रगति रिपोर्ट भरना। इसके अलावा बच्चों में अधिगम के दौरान कमियों कमजोरियों को ज्ञात करना और अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देना, ये निर्णयात्मक परीक्षण के उद्देश्य है। इसके अलावा विशिष्ट पद्धति तकनीकों का उपयोग करके सिखाएं, गणित में छात्रों से प्रतिपुष्टि ले और कमजोरी का पता लगाएं। निर्णयात्मक परीक्षण का महत्व क्या है? शिक्षण में है, परामर्श निर्देशन में है, उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था में है। उपलब्धि परीक्षण एवं नैदानिक परीक्षण में अंतर क्या है? उद्देश्यों का अंतर है दोनों में ही। गणित की कक्षा में संप्रेषण के उल्लेख किस क्षमता का विकास करना है? गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना। आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी लगातार गणित की परीक्षाओं और परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो एक शिक्षक के रूप में आप क्या करोगे? कारणों का निदान करेंगे और औपचारिक कदम उठाएंगे। कौन सा कथन गणित में धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के उपचारात्मक शिक्षण के संदर्भ में असत्य कथन है? तो सिर्फ मनोरंजक गतिविधियों की सहायता से उन्हें क्रियाशील बनाए रखना, यह असत्य कथन है। विद्यार्थियों को गणित की पाठ्यपुस्तक से बाहर की समस्याओं को हल करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। विद्यार्थियों को दैनिक जीवन के उदाहरणों की सहायता से समस्याओं को हल करने के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए और शिक्षण के दौरान सर्वेदर्शी सामग्री का प्रयोग करना चाहिए।
तो ये उपचारात्मक शिक्षण के बारे में सत्य है, जो कथन 4 है वो असत्य है। प्रारंभिक कक्षाओं में पढ़ने वाला एक विद्यार्थी संख्याओं की गुणा करने में गलती करता है, जैसे 4 × 1 तो वो 5 कर देता है, 5 × 1 को 6 कर देता है। तो इसके लिए किस प्रकार का उपचारात्मक शिक्षण का आयोजन किया जाना चाहिए? तो इसके लिए चित्रण रूप में आकृतियाँ प्रस्तुत करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास और अनुमान भी लगाना चाहिए। एक विद्यार्थी बीजगणित की उन शाब्दिक समस्याओं को हल नहीं कर सकता है जिनमें स्थानांतरण सम्मिलित होता है, तो सर्वोत्तम उपचारात्मक योजना कौन सी होगी? तो वो होगी वैकल्पिक विधि से समान प्रतीक को समझाना। उपचारात्मक शिक्षण सहायक है किसमें? कमजोर छात्रों की सीखने की कठिनाई को दूर करने के लिए। गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? बच्चों की समझ में अंतर को जानना। प्राथमिक स्तर पर लंबाई को मापना विषय पढ़ाने के लिए कौन सा श्रेणी क्रम उत्तम है? इसमें से लंबाई को मापना, इसके लिए सबसे उत्तम है ऑप्शन 2 में, यानी सबसे पहले तुलना करना, फिर अप्रामाणिक मापों का उपयोग करना, फिर प्रामाणिक मापों का उपयोग करना और अंत में प्रामाणिक इकाई को विकसित करना। गणित में निर्धारणात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या हो सकता है? बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। निम्न में से कौन से उपकरण अधिगम की कठिनाई की विशिष्ट प्रकृति के निदान में सहायक नहीं है? तो कौन सा सहायक नहीं है? केवल ई सहायक नहीं है। योग्यता परीक्षण निर्धारणात्मक में सहायक नहीं है। कक्षा का अवलोकन कर सकते हैं, मौखिक प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण, छात्रों का लिखित कार्य, संशय और उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड रख सकता है। ये निदान में सहायक है, लेकिन योग्यता परीक्षण वो सहायक नहीं है। गणित में अंतःविषयकता को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न में से किस आकलन योजना के रूप में उपयोग किया जा सकता है? परियोजना यानी प्रोजेक्ट को और क्षेत्र भ्रमण फील्ड ट्रिप को। निम्न में से कौन से कथन की सहमति गणित के संरचनात्मक यानी रचनावादी दृष्टिकोण से की जा सकती है? मान सदर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। सुश्री मुमताज सामूहिक क्रियाकलापों के दौरान अवलोकन की तकनीक का उपयोग अपने छात्रों के गणित कौशल को सुधारने और उनको अवलंब और प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराने के लिए करती है। तो मुमताज द्वारा प्रयुक्त ये जो योजना है वो किसका उदाहरण है? तो ये रचनात्मक आकलन है, वो मूल्यांकन है वो कर रही है। एक कक्षा में अधिकांश छात्र कहता है कि 360 + 55 होता है, 3115 कर दिया है। तो इस भ्रांति को दूर करने के लिए कौन सी अवधारणा को दोहराना सबसे उपयुक्त होगा? जोड़ने के समय पुनर्समूहीकरण को। सीटेट की क्वेश्चन है ये। एक गणित के शिक्षक के रूप में आप बच्चों के गणित के प्रदर्शन को सुधारने के लिए संभावित शिक्षकों को क्या परामर्श देंगे? आपको परामर्श देना है कि बच्चों को उनके अवधारणात्मक और कार्यविधिक ज्ञान के बीच में संबंध स्थापित करने में सहायता करना। एक अध्यापक अपने छात्रों की गणित की भ्रांतियों को दूर करने में कैसे सहायता कर सकता है? कक्षा में पढ़ाई गई विधि से अधिकतम प्रश्न हल करके। उपचारात्मक शिक्षण सबसे अधिक सहायक है किसमें? गणितीय संकल्पनाओं को समझने में विद्यार्थी जिन कठिनाइयों का सामना करते हैं उनको संबोधित करने और विद्यार्थियों के प्रदर्शन को सुधारने के लिए। गणित की चिंता से ग्रस्त छात्रों के लिए गणित में आकलन की निम्न में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है? छात्रों द्वारा जर्नल यानी दैनिक लिखना, क्षेत्र भ्रमण, सत्र अंत परीक्षा, तो इसमें ए और बी होगा, क्षेत्र भ्रमण और छात्रों से वो दैनिक डायरी लिखवाना। जर्नल है यानी दैनिक लिखना, छात्रों द्वारा जर्नल लिखना। अगला सवाल है, यदि एक विद्यार्थी गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है तो ये जानने के लिए कि गणित की किस विशेष शाखा में वह कमजोर है, निम्न में से कौन सी विधि प्रयोग में लेंगे? रीट L1 2012 में सवाल, आरटेट। निर्धारणात्मक कार्य। यदि एक विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो जाता है गणित विषय में कई बार, तो इसके लिए शैक्षणिक निदान से बालकों के सीखने संबंधी कठिनाइयों का पता लग जाता है, जिससे सुधार की प्रेरणा मिलती है। फिर बाद में उपचारात्मक शिक्षण किया जा सकता है। एक ऐसी योजना जो ये जानने का प्रयास करती है कि विद्यार्थी कितना समझे हैं और इस आधार पर यह तय किया जा सके कि प्रत्येक की व्यक्तिगत अथवा वर्ग की आवश्यकता के अनुसार भविष्य का शिक्षण तय हो सके, वो कहलाता है निदानात्मक आकलन। निदानात्मक आकलन के माध्यम से विद्यार्थी कितना समझे और प्रत्येक की व्यक्तिगत अथवा वर्ग की आवश्यकता के अनुसार भविष्य में शिक्षण तय हो सकता है। निदानात्मक आकलन
छात्र की शैक्षणिक दुर्बलता के संभावित कारणों का पता लगाने के लिए शिक्षक जो भी पद्धति अपनाएगा और उसके अपनाने के क्रम में जो भी कार्य संपन्न करेगा वही निर्णयात्मक आकलन होगा। बच्चों को सीखने अधिगम संबंधी कमजोरी के कारण और कठिनाई का ज्ञान प्राप्त करने की क्रिया को शैक्षणिक निदान कहते हैं। तो ये अपने सारे क्वेश्चन थे गणित शिक्षण विधियों के। जो आपके टॉपिक है 6 टॉपिक है वो सारे कवर हुए हैं इस मैराथन क्लास में। 2 घंटे के आसपास की ये क्लास है। तो ज़रूर इस क्लास को आपको अच्छा पॉजिटिव रेस्पॉन्स देना है और क्लास को शेयर आगे से आगे करना है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे आगे इस क्लास को मुझे अच्छे रिव्यू मिलते हैं तो मैं ज़रूर आपके लिए हिंदी के गणित विज्ञान और इंग्लिश और सामाजिक विज्ञान इनसे सारे इसी प्रकार PYQ अच्छी बुक के साथ एक्सप्लेन सहित हम देखेंगे। और आगे और बने रहें आप अपने इस चैनल पर, क्योंकि करंट अफेयर की एक मैराथन क्लास में अच्छी तरीके से आपके 5-6 महीनों की बहुत अच्छे क्वेश्चन एक्सप्लेन सहित ऐसे आपके साथ मैं शेयर करूंगा। एक क्लास मैराथन होगी वो भी अपनी, तो ज़रूर आप क्लास को आपको सपोर्ट करना है इसको और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसकी PDF आपको अपना टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ज़रूर टेलीग्राम से जुड़ जाइए। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं, पढ़ते रहें, मस्त रहें। थैंक यू वेरी मच।